हाँ जी बेटा, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप? सब ठीक हो? वेरी गुड। तो नेक्स्ट पहले सबसे पहले बात करते हैं कि भाई आपको बताया था कि हमारे को टेक्स्ट में कितने मार्क्स लेकर आने हैं। तो आपको हाँ अपना टारगेट याद रखना है। अगली हाँ मेरे से ज़्यादा लेकर आने हैं। मेरे 68 आए हुए हैं, तो आपको उससे ज़्यादा मार्क्स लेकर आने हैं। नेक्स्ट अब अगली बात करते हैं कि जो आपको पढ़ाया था उसमें आप डाउट पूछ लीजिए। तो आपका पेज नंबर 1 है। पेज नंबर 1 पे कोई डाउट हो तो बताइए। नेक्स्ट पेज नंबर 2 है बेटा। पेज नंबर 2 पे कोई डाउट हो तो बताइए। नहीं है। पेज नंबर 3 है बेटा। पेज नंबर 3। पेज नंबर 3 पार्ट 3। ये पार्ट 3। हाँ जी। इसमें क्या रीड करवा दूं? इसमें लिखा है गिव्स द रेट्स फॉर कैलकुलेटिंग इनकम टैक्स फॉर डिडक्टिंग टैक्स फ्रॉम इनकम चार्जेबल अंडर द हेड सैलरीज। कि जो सैलरी हेड में इनकम निकाली जाती है उसके ऊपर हम टीडीएस कैसे काटते हैं वो बताया जाता है। जो सैलरी हेड पे जो इनकम होती है वो नॉर्मल स्लैब रेट से टैक्सेबल होती है। स्लैब रेट क्या होता है? यही जो आपको उस दिन सिखाया था, 0 से लेकर 2.5 लाख तक 0, 2.5 से 5 तक 5%, 5 से ऊपर 20%। तो जो स्लैब रेट बताया था उसी स्लैब रेट से क्या होता है कि हमारी इनकम टैक्सेबल होती है। और वही स्लैब रेट यहां पार्ट 3 में बताया जाएगा कि भाई सैलरी के ऊपर टैक्स कैसे लगेगा। एंड कंप्यूटिंग एडवांस टैक्स, और एडवांस टैक्स कैसे कैलकुलेशन किया जाएगा वो बताया जाएगा। अब एडवांस टैक्स होता क्या है ये अपन सीखेंगे आगे, हमारा जो चैप्टर आएगा वहां सीखेंगे। जो हमारा लगभग 7th चैप्टर होगा जिसमें अपन सीखेंगे कि एडवांस टैक्स क्या रहता है। इसके अलावा वेयर असेसी ऑप्शन टू शिफ्ट आउट, जब वो शिफ्ट आउट करेगा वो बताया जाएगा। शिफ्ट आउट का मतलब कौन सी स्कीम हो गई? ओल्ड स्कीम। कल मैंने आपको बताई थी 2 स्कीम्स होती हैं, एक आपकी न्यू स्कीम, एक ओल्ड स्कीम। न्यू स्कीम का एक और नाम बताया था जिसका नाम था डिफॉल्ट स्कीम, या फिर 115 बीएसई सेक्शन बताया था। और अगर हमारी ओल्ड स्कीम की बात करें उसका नाम था या तो ऑप्शनल स्कीम या ऑप्ट आउट। तो इन्होंने शिफ्ट आउट लिख रखा है। शिफ्ट आउट का मतलब हो गया ऑप्ट आउट। तो शिफ्ट आउट का मतलब ओल्ड स्कीम। तो ओल्ड स्कीम में सैलरी के ऊपर कैसे टैक्स लगेगा वो बताया जाएगा यहां पर। वो मैंने आपको बता ही रखा है, 0 से लेकर 2.5 लाख, 2.5 से लेकर 5, 5 से लेकर 10 और 10 से लेकर ऊपर तक। इसके अलावा तो ये हो गया आपका थर्ड पार्ट। इसके अलावा देखो और क्या पूछना है आपको। पेज नंबर है हमारे पास 3। पेज नंबर 3 पे हाँ जी बताइए। हाँ, ट्रांसफर प्राइसिंग का मैंने आपको बताया था। ट्रांसफर प्राइसिंग मैंने बोला था कि ये आपको रिटर्न चैप्टर में सिखा दूंगा कि ट्रांसफर प्राइसिंग क्या होता है। मैंने आपको बोला था कि 3 तरह की आईटीआर फाइल की जाती हैं। कि एक जो वो आईटीआर जिनकी ऑडिट नहीं होती है, जिनकी ऑडिट नहीं होती उनके लिए आईटीआर फाइल करने की ड्यू डेट रहती है हमारी 31 जुलाई। जिनकी ऑडिट होती है उनके लिए आईटीआर फाइल करने की हमारी ड्यू डेट रहती है 31 अक्टूबर। और जिनको ट्रांसफर प्राइसिंग की रिक्वायरमेंट रहती है तो वहां पर हमारी आईटीआर फाइलिंग की ड्यू डेट रहती है 30 नवंबर। ट्रांसफर प्राइसिंग होता क्या है वो मैंने बोला था कि आपको बाद में बता दूंगा। पूछ रहे हो तो मैं बता देता हूं कि भाई क्या होता है कि ऐसी बहुत सारी कंपनीज हैं जिनका जो सामान है, रॉ मटेरियल है, वो फॉरेन से आता है, या फिर क्या कहते हैं अपना वो सेल फॉरेन में करते हैं। और फॉरेन में उनकी एक सब्सिडरी होती है या फॉरेन में उनकी एक एसोसिएटेड एंटरप्राइज होती है, यानी कि फॉरेन में उनकी एक ब्रांच होती है। तो उनसे वो काफी ज्यादा क्या करते हैं, ट्रांजैक्शंस करते हैं। तो जिनकी फॉरेन में ब्रांचेस हैं और उनके साथ ट्रांजैक्शन होती है तो उसकी उस ट्रांजैक्शन के ऊपर क्या रेट लगाया जाएगा, आई मीन क्या मार्केट प्राइस रखा जाएगा। क्योंकि मान लो आप फॉरेन में बेच रहे हो, अगर आप कोई प्रोडक्ट है जो आप फॉरेन के अंदर सेल कर रहे हो, तो जो फॉरेन की ब्रांच है या फॉरेन का अपना जो अपनी आपकी ब्रांच है, आप उसको प्रोडक्ट सेल कर रहे हो। कोई इंडियन कंपनी है जो फॉरेन की ब्रांच को प्रोडक्ट सेल कर रही है, तो वो सेल कर रही है। अब इस सेल का प्राइस वो क्या रखेगी? क्योंकि वो उसी की ब्रांच है तो उससे एक्चुअल तो कुछ प्राइस चार्ज नहीं करेगी। उससे तो क्या होगा कि वो क्या पता कंजर्वेशन ले भी ना, उसको फ्री में ही सामान दे दे। लेकिन हमारे इनकम टैक्स वाले टैक्स तो लगाएंगे ना। इनकम टैक्स वाले कहेंगे कि तुमने एक्सपोर्ट किया है, इस पे जो कमाया है उस पे टैक्स दो। अब वो कमाई निकालें कैसे? क्योंकि आपने सेल तो कर दिया लेकिन उसका प्राइस तो लिया ही नहीं, आपने तो फ्री में उसको सेल कर दिया। तो हमारे इनकम टैक्स वाले कहेंगे इसकी मार्केट वैल्यू लो ना आप, कि जितना जो सामान आपने बाहर भेजा है, अगर वो बाहर इसको ना भेजते किसी और को भेजते तो उसका क्या प्राइस लगते, वो मार्केट वैल्यू लो ना। तो उसकी ना एक रिपोर्ट बनाई जाती है जो सीए बना के देता है कि भाई जो इन्होंने सामान बाहर भेजा है या बाहर से सामान खरीदा है उसकी मार्केट प्राइस क्या ली जाएगी, उसकी एक रिपोर्ट बनती है, उसको बोलते हैं ट्रांसफर प्राइसिंग की रिपोर्ट।
ट्रांसफर प्राइसिंग का मतलब कि जो आप अपनी कंपनीज को प्रोडक्ट ट्रांसफर कर रहे हो, जो आपकी ग्रुप कंपनीज हैं, जो आपकी एसोसिएट कंपनीज हैं, उनको जो प्रोडक्ट ट्रांसफर कर रहे हो उसका क्या प्राइस रखा जाएगा, उसकी रिपोर्ट बना के देते हैं। इसमें बहुत टाइम लगता है, इसीलिए इनकी डेट जो है बिल्कुल लास्ट में रखी हुई है 30 नवंबर। ये वाली बात थी बेटा। नेक्स्ट, हाँ वैसे ये ट्रांसफर प्राइसिंग की रिपोर्ट अपने सिलेबस में नहीं है, उसी फाइनल के अंदर टॉपिक आता है। इसके अलावा पेज नंबर 3 के बाद नेक्स्ट पेज नंबर 4, पेज नंबर 4 के बाद, हाँ जी पेज नंबर 4 पे कहां पे डिफॉल्ट टैक्स आएगा, वो स्पेलिंग मिस प्रिंट है, टैक्स रेजिम, डिफॉल्ट टैक्स रेजिम। पेज नंबर 4 पे मिस प्रिंट है, वो ठीक कर लीजिए, डिफॉल्ट टैक्स रेजिम आएगा यहां पे। इसके बाद पेज नंबर 4 के बाद नेक्स्ट बताइए पेज नंबर 5। हाँ जी पेज नंबर 5 में लिख रखा है सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड। सेट ऑफ तो मैंने आपको बताया था कि एक में लॉस है, दूसरे में प्रॉफिट है, आप आपस में एडजस्ट कर सकते हो। कैरी फॉरवर्ड का मतलब होता है कि मान लो वो लॉस ना एडजस्ट नहीं हो पाया इस साल, कि मतलब लॉस था मेरे पास, प्रॉफिट था ही नहीं, किसी और हेड में कहीं पे प्रॉफिट ही नहीं था, तो लॉस जो है फिर हम क्या कर लेते हैं, उसको अगले साल के लिए कैरी फॉरवर्ड कर लेते हैं। अगले साल जब प्रॉफिट होगा तो उससे फिर एडजस्ट कर सकते हैं, उसको हम बोलते हैं कैरी फॉरवर्ड करना। ठीक है, ये सारा अपन सीखेंगे, चैप्टर मैंने लिख रखा है 5वां है, जिसमें अपन सीखेंगे कि कैसे कैरी फॉरवर्ड करते हैं। नेक्स्ट, और कोई डाउट? इसी के साथ हमारा, मेरे हिसाब से मैंने यहीं तक कराया था, तो डाउट्स आपके हो गए हैं खत्म। अब मैं आपको फटाफट से थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूं जो लास्ट क्लास में कराया था, और कोशिश करता हूं एक आधे बच्चे से सुन भी लेता हूं, और फिर मैं आपको आगे पढ़ाता हूं। तो मैंने जो लास्ट क्लास में कराया था उसको क्विकली समराइज करें तो सबसे पहले मैंने आपको बोला था टैक्सेस के कितने टाइप रहते हैं, कौन कौन सा? इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स का मतलब होता है कि भाई जब जो बंदा पे करता है उसी के ऊपर बर्डन पड़ता है, वो बर्डन पास ऑन नहीं कर सकता। और इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब होता है कि जो बंदा उसको पे करता है उसके ऊपर वो अपना बर्डन जो है पास ऑन कर देता है रेसिपिएंट की तरफ, कस्टमर की तरफ। इसका एग्जांपल था जीएसटी या कस्टम ड्यूटी। डायरेक्ट टैक्स का एग्जांपल था इनकम टैक्स। अगली बात आती है, कोई बंदा जो है वो अपना टैक्स ऐसे कलेक्ट नहीं कर सकता, पावर नहीं होती है टैक्स कलेक्ट करने की। कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है कि जब तक पावर ना हो तब तक आप टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकते। और वो पावर कहां मिलती है? जो सेंट्रल गवर्नमेंट के टैक्सेस हैं वो यूनियन लिस्ट में लिखे हुए हैं कुछ मैटर्स जिनको सेंट्रल गवर्नमेंट अपना टैक्स लगा सकती है। ऐसे ही कुछ हमारी स्टेट की लिस्ट है जहां पर स्टेट गवर्नमेंट के मैटर्स लिखे हुए हैं जहां स्टेट गवर्नमेंट टैक्स लगा सकती है। और एक कंकरेंट लिस्ट है जहां पर दोनों गवर्नमेंट जो है साइमल्टेनियसली काम कर सकती हैं। जो सेंटर हमारा जो टैक्स है इनकम टैक्स, वो कहां कौन से मैटर में लिखा हुआ है? यूनियन लिस्ट में लिखा हुआ है, यानी कि उसके ऊपर टैक्स कौन लगा सकता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। और सेंट्रल गवर्नमेंट के जो भी कानून बनाए जाते हैं वो कहां बनाए जाते हैं? पार्लियामेंट में बनाए जाते हैं, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा दो जगह जो है वो अपना पास कराना पड़ता है। उसके बाद प्रेसिडेंट साइन करता है, तब वो बिल किस में कन्वर्ट होता है? एक्ट में, और वो अप्लाई होता है। अब हमारा सिलेबस में क्या क्या है बेटा? हम पढ़ने वाले हैं लॉ। लॉ एक वाइड टर्म होती है और एक्ट एक नैरो टर्म होती है। तो हम पढ़ने वाले हैं लॉ पढ़ने वाले हैं। और लॉ के अंदर क्या क्या आता है? एक्ट आता है, रूल्स आते हैं, नोटिफिकेशन आता है, सर्कुलर आता है, और केस स्टडीज यानी कि कोर्ट के डिसीजन आते हैं। सबसे पहले अगर हम एक्ट की बात करें, हमारा इनकम टैक्स एक्ट 1961 हम पढ़ने वाले हैं, और उसके अंदर जो है जितने सेक्शंस हैं वो सारे उसकी बातें करेंगे। फिर हम बात कर रहे थे भाई एक फाइनेंस एक्ट आता है जो क्या करता है, इस 1961 का जो इनकम टैक्स है बहुत पुराना है, उसमें जो भी चेंजेस करने होते हैं हर साल वो गवर्नमेंट किसके थ्रू करती है? फाइनेंस एक्ट के थ्रू, जो कि गवर्नमेंट एक बजट लेकर आती है 1 फरवरी को हर साल, उसमें ये फाइनेंस एक्ट पास करती है। इसके अलावा जो फिर हमने बात पढ़ी थी कि व्हाट इज सेक्शन एंड व्हाट इज सबसेक्शन, व्हाट इज क्लॉज एंड सब क्लॉज। तो सेक्शन जो आपका मेन सेक्शन 1 2 3 4, उसके आगे जो 1 के आगे सब सेक्शन होता है कि 1A 1B, वो सब सेक्शन होता है। फिर उसके आगे फर्दर जो डिवीजन होती है वो अपना क्लोज बोलते हैं, और उससे आगे जो होता है वो सब क्लोज होता है। लेकिन इसमें एक फर्क बताया था मैंने कि 2 सेक्शन हमारे ऐसे हैं 2 और 10, जिनमें क्या होता है कि जो सेक्शन के अंदर का मैटर है वो आपस में रिलेटेड नहीं है। 2 का A किसी और चीज की डेफिनेशन बोलता है, 2 का B किसी और चीज की डेफिनेशन बोलता है। इसीलिए जो उनके अंदर के होते हैं, पार्ट होते हैं, उनको क्या बोलते हैं अपन? क्लोज। वहां सब सेक्शन वर्ड यूज नहीं करते, सीधा क्लोज वर्ड यूज करते हैं। इसके बाद अगली बात आ गई थी व्हाट इज प्रोवाइजो एंड व्हाट इज एक्सप्लेनेशन। प्रोवाइजो का मतलब होता है समथिंग एक्सेप्शनल, कि जो मेन अपना पॉइंट में लिखा है उससे कुछ एक्सेप्शन करें तो उसको हम प्रोवाइजो बोलते हैं। एंड व्हाट इज एक्सप्लेनेशन, कुछ एक्सप्लेन किया जाए उस प्रोविजन के बारे में, दैट इज एक्सप्लेनेशन। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज व्हाट इज फाइनेंस एक्ट। वो आपको बता ही रहा था मैं, बजट के अंदर जो है एक बिल पास कराया जाता है, वो एक्ट बन जाता है बाद के अंदर, और वही एक्ट में चेंजेस किए जाते हैं। इनकम टैक्स 1961 के अंदर जो चेंजेस किए जाते हैं वो फाइनेंस एक्ट के हिसाब से किए जाते हैं।
फिर 1962 के रूल्स जो है वो भी हमें पढ़ने हैं। एक्ट को सिंप्लीफाई करने के लिए रूल्स दिए जाते हैं, प्रोसीजर्स, प्रोसेसेस, ये सब बताई जाती हैं रूल्स के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट आता है बेटा सर्कुलर। जब भी डिपार्टमेंट के दो ऑफिसर्स होते हैं, उन ऑफिसर्स के बीच में जो एम्बिग्यूटी होती है, कोई प्रोविजन अलग से इंटरप्रेट कर रहा है, कोई प्रोविजन अलग से इंटरप्रेट कर रहा है, तो अपना गवर्नमेंट क्या करती है, यानी कि गवर्नमेंट का जो डिपार्टमेंट होता है जिसका नाम होता है सीबीडीटी, वो क्या करती है, एक सर्कुलर इश्यू करके डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स के बीच में जो एम्बिग्यूटी है उसको दूर करती है। इसके अलावा सर्कुलर वगैरह ड्यू डेट को एक्सटेंड करने के लिए भी इशू किए जाते हैं, वो अपन ने देखा था। सर्कुलर्स जो है वो बाइंडिंग होते हैं डिपार्टमेंट के ऊपर, बट दे आर नॉट बाइंडिंग ऑन एसएससी, ये बात भी हमने सीखी थी। नोटिफिकेशन भी गवर्नमेंट इशू करती है, यानी कि गवर्नमेंट के बिहाफ पर सीबीडीटी इशू करती है। नोटिफिकेशन क्यों लाई जाती है, रूल्स वगैरह को चेंज करने के लिए जो है अपना नोटिफिकेशन लाई जाती है। और एक्ट को चेंज करना मुश्किल होता है, पार्लियामेंट में जाना पड़ता है, बट रूल्स को चेंज करने के लिए आप सिर्फ जो है नोटिफिकेशन का सहारा ले सकते हो। कोर्ट के डिसीजन जो होते हैं वो अपना कोर्ट का सिस्टम बताया था मैंने आपको। सबसे पहले कमिश्नर होता है, उसके बाद नेक्स्ट आपका ट्रिब्यूनल होता है, आईटीएटी, इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल, उससे ऊपर हाई कोर्ट, उससे ऊपर सुप्रीम कोर्ट। हमारे यहाँ पर जो है वो केस लॉज नहीं आते हैं, ये सीए फाइनल के सिलेबस में आते हैं, बट एक आधा केस लॉ का मैंने एग्जांपल दिया था, मंजुला जे शो, जो बॉम्बे हाई कोर्ट का केस लॉ था। और वो केस लॉ वैसे तो कहाँ अप्लाई होगा, जहां का हाई कोर्ट है मुंबई का, तो महाराष्ट्र में अप्लाई होगा, लेकिन स्टिल क्योंकि अपना ये एक अपन हेल्प ले सकते हैं उस केस लो की, कि भाई हम हरियाणा में रहते हैं तो हम भी उसकी हेल्प ले सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट का तो जजमेंट होता है वो लॉ ऑफ द लैंड बन जाता है, यानी कि पूरे इंडिया का कानून बन जाता है, उसको तो कोई चेंज नहीं कर सकता। लेकिन हाई कोर्ट्स के जजमेंट्स को अपन सुप्रीम कोर्ट में क्वेश्चन कर सकते हैं। नेक्स्ट अगली बात आती है कि भाई कहां लिखा है कि टैक्स लगता है, तो अपन ने उसमें बताया था आपको कि सेक्शन 4 के अंदर 4 पॉइंट लिखे हुए हैं कि भाई जो अपना इनकम टैक्स एक्ट है उसके हिसाब से टैक्स लगाया जाता है, और रेट्स बताए जाते हैं फाइनेंस एक्ट के हिसाब से। मैंने आपको बताया था आपका सिलेबस है प्रीवियस ईयर 25-26, 1-4-25 से शुरू होता है और 31-3-26 तक चलता है, वो आपका सिलेबस का साल है। और इस सिलेबस के साल के लिए फाइनेंस एक्ट कौन सा लागू होगा, 2025, 1 फरवरी 2025 को जो फाइनेंस एक्ट लाया गया था वो फाइनेंस एक्ट लागू होता है। जो इनकम टैक्स लगता है वो हर पर्सन पे लगता है, और पर्सन की डेफिनेशन में सब कोई, हर कोई आता है, इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीओआई, सब जो है पर्सन की डेफिनेशन में आते हैं। इसके अलावा इनकम जो होती है वो प्रीवियस ईयर में कमाते हैं और उसके ऊपर टैक्स देते हैं अपन असेसमेंट ईयर में। ये कहानी भी अपन ने सीखी थी। अपने सिलेबस का जो प्रीवियस ईयर है वो है 25-26 एंड असेसमेंट ईयर 26-27। फिर उसके बाद जो है अगली बात आ गई थी बेटा, वो था कि कैलकुलेशन कैसे करते हैं। सबसे पहले वी हैव टू फाइंड आउट द रेजिडेंशियल स्टेटस, कि विराट कोहली आगे इंडिया का रेजिडेंट है, तो इंडिया का रेजिडेंट है तो पूरे वर्ल्ड की इनकम को कहां टैक्सेबल हो जाती है, इंडिया में। ब्रेटली क्योंकि फॉरेन का रेजिडेंट है तो उसको सिर्फ वो वाली इनकम इंडिया में टैक्सेबल होगी जो कहां से कमाता है, इंडिया से। ये निकालने के लिए उसके बाद अपन 5 हेड्स की इनकम निकालेंगे। 5 हेड होते हैं आपके सैलरीज, उसके बाद हाउस पर्टी, फिर उसके बाद पीजीवीपी, उसके बाद कैपिटल गेन, और लास्ट में अदर सोर्सेज। जिसका कोई नहीं होता उसका अदर सोर्सेज होता है। इसके बाद फिर अपन क्या करते हैं, इसके बाद अपन उन हेड्स में से कुछ ना कुछ डिडक्शन मिल सकती है, एग्जम्पशन मिल सकती है, वो हटाते हैं। क्लबिंग हो सकता है कि दूसरे की इनकम टैक्सेबल हो सकती है, आपके पास सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड हो सकता है, और फिर अपन जीटीआई निकालते हैं। जीटीआई निकालने के बाद एक और डिडक्शंस होती हैं वो माइनस करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था, आपने एलआईसी कराई है, बच्चों की स्कूल फीस पे करी है, आपने एफडी कराई है, वो डिडक्शन माइनस कर सकते हैं। टोटल इनकम आता है, टोटल इनकम फिर किया जाता है राउंड ऑफ इन द मल्टीपल ऑफ 10, तो 10 के मल्टीपल में राउंड ऑफ किया जाता है। उसके बाद इसके ऊपर टैक्स निकाला जाता है। टैक्स के बाद मैंने बोला था या तो लगता है सरचार्ज या लगता है रिबेट। सरचार्ज लगता है या रिबेट लगता है, अगर आपकी इनकम 50 लाख से ऊपर होती है तो टैक्स के ऊपर सरचार्ज लगता है। वो मैं आपको करा दूंगा सरचार्ज कब कब लगता है। अभी बस मैंने एक एग्जांपल दिया कि 50 लाख से ऊपर इनकम होती है तो सरचार्ज लगता है। तो अगर किसी अंबानी की इनकम मतलब 1 करोड़ है, 2 करोड़ है, तो उसको सरचार्ज लगता है। जो उसका टैक्स आया, टैक्स के ऊपर टैक्स देना पड़ता है, उसको हम सरचार्ज बोलते हैं। सरचार्जेस टैक्स पे टैक्स, सरचार्ज इनकम पे नहीं लगता। जैसे मान लो किसी की इनकम 51 लाख है, मैंने बोला सरचार्ज लगेगा, बट मान लो 10% सरचार्ज है, वो 10% 51 लाख का 10% नहीं होगा, वो जो 51 लाख पे टैक्स आएगा ना उसका 10% होगा। तो सरचार्ज होता है टैक्स पे टैक्स, तो ये होता है आपका सरचार्ज। रिबेट क्या होता है, रिबेट का मतलब छूट। अगर किसी की इनकम
एक लिमिट से कम है, वो लिमिट बताऊंगा मैं। ओल्ड स्कीम में 5 लाख की लिमिट है, किसी की इनकम 5 लाख से कम है तो उसको 12,500 की छूट मिलती है, 12,500 की। पढ़वाऊंगा सारी बातें, लिखी हुई है अपनी बुक में। 12,500 की छूट मिलती है अगर किसी की इनकम 5 लाख से कम है। गवर्नमेंट कहती है बहुत थोड़ा कमाता है, एक काम कर काचे काट, तेरे को हम 12,500 का टैक्स की छूट देते हैं। तो आपको या तो रिबेट मिलेगा या सरचार्ज मिले लगेगा या कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि 50 लाख से ऊपर इनकम है तो क्या लगेगा, सरचार्ज। 5 लाख से कम है तो क्या मिलेगा, रिबेट। और बीच में है तो कुछ भी नहीं, जो नॉर्मल टैक्स लगा था वो टैक्स ही रह जाएगा। तो टैक्स लगने के बाद 2 चीजें चेक करनी है, चेक कर, सरचार्ज चेक कर और रिबेट चेक कर। एक तो आप ये चेक करो कि सरचार्ज लगेगा नहीं लगेगा, 50 लाख से ऊपर इनकम होगी तो क्या लगेगा, सरचार्ज, और अगर 5 लाख से कम इनकम होगी तो क्या मिलेगा, रिबेट। ये 2 चीजें चेक करनी पड़ेंगी। सरचार्जेस क्यों लगते हैं, गवर्नमेंट इंडिया में ना प्रोग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम लगाती है। प्रोग्रेसिव टैक्सेशन का मतलब एज द इनकम ग्रोज योर टैक्सेस विल ग्रो। तो गवर्नमेंट कहती है भाई गरीब आदमी है जो 10 लाख कमा रहा है उसके ऊपर हम ज्यादा टैक्स नहीं लेंगे, 20% टैक्स लेंगे। 10 लाख से ऊपर कमाते ही थोड़ा अमीर हो गया, टैक्स कितना लेंगे, 30%। 50 लाख से ऊपर चला गया और ज्यादा अमीर हो गया, और टैक्स दे बेटा। देश से पैसा कमा रहा है, देश में टैक्स देने में क्या दिक्कत है तेरे को। तू 50 लाख से ऊपर कमा रहा है तो बेटा धरती माता का सपूत है, पाकिस्तान को अपने को उड़ाना नहीं है, तो ला और टैक्स दे। तो इसीलिए क्या कहते हैं अपना, उसके टैक्स के ऊपर हम क्या लगा देते हैं, सरचार्ज लगा देते हैं। हाँ, हम इनकम टैक्स पे कर रहे हैं 30%, बट अब 30 को 40 नहीं कर सकते ना। 40 कर देंगे तो देश में एकदम से नेगेटिविटी आ जाएगी कि भाई आपने टैक्स बहुत ज्यादा बढ़ा दिया। अभी भी बिजनेसमैन ऐसा बोलता ही है। बिजनेसमैन कहता है कि हम देश में ना खुद के लिए नहीं कमाते, हम गवर्नमेंट के लिए कमाते हैं। क्योंकि अगर आप 100 रुपए कमाओगे और आप हाईएस्ट स्लैब में आते हो तो आप 30% किसको दे रहे हो, गवर्नमेंट को, प्लस के 10% उसके ऊपर क्या दे रहे हो, सरचार्ज। तो 30 प्लस 10% यानी कि 33% हो गया इफेक्टिवली। तो वो मतलब कहते हैं कि भाई हम क्या करना पड़ रहा है, हमारे को क्या करना पड़ रहा है कि जितना हम कमाते हैं उसका 33% तो गवर्नमेंट ले जाती है, हमारे पास कितना बचता है, 67%। मान लो मैं दिन में 10 घंटे काम कर रहा हूं तो उसमें से ये मान लो कि 3.5 घंटे तो किसके लिए काम कर रहा हूं, गवर्नमेंट के लिए, और खुद के लिए कितना काम कर रहा हूं, 6.5 घंटे। तो इसीलिए जो लोग हैं ना वो पहले ही गवर्नमेंट से खफा है, नाराज हैं। तो गवर्नमेंट ना 30% को बढ़ाती नहीं है, उसको 40 नहीं करती, गवर्नमेंट उसको 30 ही रखती है। बट जो अल्ट्रा रिच है, जो 50 से ऊपर कमा रहे हैं, उनके ऊपर क्या लगा देती है, सरचार्ज नाम से एक चीज ऐड कर देती है, टैक्स ऑन टैक्स। बस है तो वो भी टैक्स लगाने का एक नया तरीका है कि भाई उनको लगे भी ना कि हमने टैक्स लगा रखा है, सबको ये सुनाई में दे कि हम सिर्फ 30% टैक्स लगाते हैं, बट एक्चुअलिटी देखोगे तो 30% टैक्स के ऊपर भी क्या लगा देते हैं, सरचार्ज। टैक्सेशन सिस्टम इतना कॉम्प्लेक्स क्यों है, ये इसलिए है ताकि सीएस की नीड हो, और मैं आपको तभी पढ़ा पा रहा हूं। अदरवाइज मैं भी कुछ फिर और कोई पढ़ा रहा होता, इंग्लिश हिंदी पढ़ा रहा होता। क्योंकि टैक्स की जो है वो अपना कॉम्प्लेक्सिटी अगर आपके देश में होगी तभी हमारे सीएस की डिमांड बढ़ेगी। टैक्स अगर इतना आसान होगा तो फिर अपना सीएस की डिमांड नहीं होगी। ये तो हमारे लिए पॉजिटिव है, बट वैसे एक देश के नागरिक के लिए देखा जाए तो टैक्स को आसान ही होना चाहिए, कॉम्प्लिकेट नहीं होना चाहिए। आपने बिल्कुल ठीक बोला, मे भी एक सिंपल टैक्स लगाया जा सकता है कि भाई सिंपल 20% फ्लैट टैक्स है, जो भी कमाओ 20% टैक्स दो, सिंपल है। बट उसमें प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि इंडिया गरीब देश है, डेवलपिंग कंट्री है, हम फ्लैट 20% टैक्स लगा देंगे तो फिर उससे क्या होगा कि जो अपना गरीब बंदा है जो 2 लाख रुपए कमा रहा है वो भी 20% टैक्स दे रहा है, और जो अमीर 2 करोड़ कमा रहा है वो भी 20% टैक्स दे रहा है। तो ये भेदभाव हो रहा है उनके साथ। जो गरीब आदमी है बेचारा 2 लाख कमाएगा, उसमें से 40,000 रुपए क्या चला जाएगा टैक्स, उसके जेब में क्या बचेगा, 160। वो बेचारा घर का कैसे राशन चलाएगा, कैसे गुजारा करेगा। तभी तो हमने स्लैब लगा दिया, तभी स्लैब लगा दिया कि अप टू दिस अमाउंट नो टैक्स, इससे ऊपर 5%, उससे ऊपर ज्यादा। तो जैसे जैसे इनकम बढ़ती रहेगी वैसे वैसे टैक्स जो है बढ़ता रहेगा। ये जानबूझ के किया है ताकि जो है गरीब के ऊपर टैक्स ना लगे, ठीक है। तो इसीलिए धीरे धीरे ये प्रोविजन ऐड करते करते कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती गई। और बताओ, टैक्स ऑन टैक्स इज अनफेयर। आप बोल रहे हो कि टैक्स ऑन टैक्स तो अनफेयर है, तो या तो गवर्नमेंट ऐसा कर देती है ना कि 30% की जगह सीधा स्लैब रख देती 33% का, बात तो वही होती। तो उनका मकसद तो क्या है, टैक्स ज्यादा लगाना है, उनका मोटिव ये है कि टैक्स को बढ़ाना। अब वो बढ़ाने के लिए वो क्या करें, बढ़ाने के लिए अलग अलग तरीके अपनाएंगे। या तो क्या करेंगे, 30 को 33 कर देंगे, वो कर नहीं सकते, लोग नेगेटिव हो जाएंगे। तो इसीलिए उन्होंने फिर क्या किया, एक नया वर्ड ऐड कर दिया, सरचार्ज है, ताकि लोगों को लगे ना कि ये टैक्स है। ये तो सरचार्ज है जी, सरचार्ज मतलब एक फीस है, तो देनी पड़ती है, फीस है थोड़ी बहुत, वो भी सिर्फ अमीरों से ले रहे हैं हम तो, 50 लाख से ऊपर वाले से।
तो एक नेगेटिव नहीं जाता अपना माइंडसेट के अंदर कि हम टैक्स दे रहे हैं, तो इसलिए नाम उसका सरचार्ज लग दिया है, तो ये भी टैक्स। ठीक है, वो आपकी बात बिल्कुल ठीक है, अनफेयर है, ये है, जो भी है वो अपना कानून है, अपना काम है उसको समझना कि भाई गवर्नमेंट ने क्या बना रखा है, होना क्या चाहिए। वो तो जब हम प्रेसिडेंट बने या हम प्राइम मिनिस्टर बने या हम फाइनेंस मिनिस्टर बने तो हम अपने अकॉर्डिंग करें, उसको सिंप्लीफाई करें, बट फिलहाल तो ऐसा नहीं है ना। फिलहाल तो हम ये पढ़ रहे हैं कि जो है हम उसको पढ़ रहे हैं, हमारे अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, हमारे अकॉर्डिंग तो मैं बोल दूंगा कि भाई टैक्स इससे भी कम होना चाहिए, तो मेरे अकॉर्डिंग वाली बात नहीं चलेगी ना। हाँ, ये अपन डिस्कस कर सकते हैं कि क्या ठीक है या गलत है, तो है गलत, लेकिन यही हमारा कानून है, आई लव माई इंडिया, तो हमें यही एक्सेप्ट करना पड़ेगा, यही फॉलो करना पड़ेगा। इवन सिर्फ सरचार्ज नहीं, अगली चीज तो पढ़ो, अगली चीज आप पढ़ोगे, मैंने बोला था एएमटी तो मैं आपको चैप्टर नंबर 9 में कराऊंगा, ये तो बाद में पढ़ेंगे। फिर मैंने ये बोला था कि दोनों में से सिलेक्ट करना है कि 115 बीएससी में से या ऑप्शनल में से सिलेक्ट करना है, दोनों में से किस में टैक्स कम आ रहा है। जिसमें टैक्स कम आएगा अपन जो है क्या कहते हैं उसकी साइड जाएंगे, तो जिसमें टैक्स कम आएगा अपन उसकी साइड जाएंगे। मैंने आपको एक चीज तो पढ़ाई ही नहीं, सेस तो पढ़ाया ही नहीं, सरचार्ज तो लगता ही है, एक सेस नाम की चीज भी लगती है। सेस तो हर एक चीज पे लगता है, आई मीन हर इनकम, आई मीन हर बंदे पे लगता है जिसके ऊपर टैक्स लगता है। मान लो किसी का टैक्स 5,000 रुपए बन रहा है, उसके ऊपर भी सेस लग जाएगा 4%। और ये सेस भी किसके ऊपर कैलकुलेट होता है, टैक्स के ऊपर कैलकुलेट होता है। मान लो मेरा टैक्स 10,000 रुपए आ रहा है, तो उसके ऊपर भी 4% लग जाएगा। अब ये सेस किस बात का है, अब आप बोलोगे सर सेस क्यों लगाया जब टैक्स लगा हुआ है, तो गवर्नमेंट ने सेस लगाया हेल्थ एंड एजुकेशन के लिए। गवर्नमेंट ने कहा कि हमारे देश में हेल्थ के ऊपर बहुत काम करना है, यहां सरकारी अस्पताल नहीं है, लोग जो है बीमार पड़ते हैं उनको हॉस्पिटल नहीं मिलते, तो मेरे को हेल्थ पे काम करना है, तो उसने हेल्थ का सेस लगाया। फिर उसने सेस लगाया एजुकेशन के लिए सेस, कि यहां पर सरकारी स्कूल नहीं है, कॉलेज नहीं है, हमें वो एस्टैब्लिश करने हैं, तो मेरे को सेस लगाना है। आप बोलोगे जो इनकम टैक्स का पैसा है उसमें से कर लो, गवर्नमेंट कहती है ये तो अलग पैसा है, मैं स्पेसिफिकली सिर्फ सेस लगाऊंगी, जो पैसा इकट्ठा होगा साल के अंदर 1,00,000 करोड़ इकट्ठा हो जाता है सेस का, 80,000 करोड़ 70,000 करोड़, ये जो पैसा इकट्ठा होगा इसका सिर्फ यूज किया जाएगा किसके लिए, सिर्फ और सिर्फ हेल्थ और एजुकेशन के लिए। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए एक सेस बना दिया और वो लगा दिया। गवर्नमेंट की तो ये भी सोच थी कि 1% सेस और लगा दें इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, अभी 4% लग रहा है, इसको 5 कर देते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि रोड वगैरह बनाने के काम आएगा। फिर गवर्नमेंट रुक गई, 4% पे ही रुक गई। पहले 3% हुआ करता था 2012 में, 13 में, 14 में 3%, अब इसको 4 कर दिया कि भाई हेल्थ की और जरूरत है, कोविड के बाद हेल्थ के लिए हमें काम करना है और एजुकेशन के लिए काम करना है, तो इसको 4% कर दिया। और ये 4% सेस लगता है इनकम टैक्स के ऊपर। आपका जो इनकम टैक्स आएगा, मान लो 50,000 आया, तो उसका 4% ये लग जाएगा सेस, तो उसको जोड़कर आपका फाइनल आंसर आएगा। हाँ, मैंने यहां लिख रखा है इनकम टैक्स और सरचार्ज को जोड़कर लगता है। किसी की इनकम 51 लाख है तो पहले तो उसका क्या लगेगा, इनकम टैक्स, उसके ऊपर फिर क्या जुड़ेगा, सरचार्ज, फिर उसके ऊपर क्या जुड़ेगा, सेस, तो तब जाके फाइनल आंसर आएगा। क्वेश्चन कराऊंगा मैं आपको, डोंट वरी, अभी पहले थियोरेटिकल हम बातें कंप्लीट कर रहे हैं, ढेरों क्वेश्चन करेंगे इसके, आपको प्रॉपर क्लियर हो जाएगा कि ये क्या कहना चाह रहा हूं मैं, बट अभी पहले थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहे हैं। आज की क्लास भी शायद थ्योरी में जाएगी, कल से अपन प्रैक्टिकल शुरू कर देंगे। इसके बाद जो अगली बात आती है बेटा वो ये है कि अपना उसमें से अपन माइनस करते हैं एडवांस टैक्स, टीडीएस और टीसीएस। ये क्या चीज रहती है, अभी जो भी मेरा टैक्स आया फाइनल, क्या करने के बाद सबसे पहले लगाया मैंने टैक्स, उसके बाद क्या लगाया, सरचार्ज, फिर उसके बाद क्या लगाया, सेस। जो फाइनल आंसर आया ना, उस फाइनल आंसर में से मेरे को क्या माइनस करना पड़ता है, टीडीएस। टीडीएस का मतलब ऐसा टैक्स जो ऑलरेडी मेरा पहले कट चुका है। एग्जाम्पल के तौर पे गवर्नमेंट कहती है जब भी आपको कोई पेमेंट मिलेगी, जैसे पारस जब मुझे पेमेंट करता है तो 10% मेरा टीडीएस काट लेता है, वो टैक्स मेरा पहले काट लेता है। उसका क्या पर्पस है, क्या लॉजिक है, वो सब डिस्कस करेंगे अपन आगे आने वाले चैप्टर्स के अंदर। बट अभी के लिए बस आप इतना समझिए कि देयर आर सर्टेन पेमेंट्स जिसमें से क्या होता है, हमारा टैक्स पहले ही कट जाता है। क्यों कट जाता है पहले, वो गवर्नमेंट की इंटेंशन है, जानबूझ के टीडीएस काटती है वो पहले। क्यों काटती है, क्योंकि गवर्नमेंट चाहती है कि भाई तुम लोग झूठ ना बोलो। अगर तुम्हारा टैक्स पहले ही कट जाएगा ना, तो तुम क्या करोगे, उस टैक्स को जो है अपना शो करोगे, उस अमाउंट को शो करोगे, अपनी रिटर्न भरोगे। अगर मेरा टैक्स नहीं अपना कटेगा तो मैं अपना क्या करूंगा, मैं रिटर्न वगैरह फाइल नहीं करूंगा। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जैसे कि मान लो
अब मैं इंडिया में रहता हूं, मैं जो है मुझे पारस से मान लो कोई पेमेंट मिलती है, सपोज कीजिए 20 लाख रुपए की पेमेंट मिलती है। अब मैं क्या करूंगा, मेरे को पता है कि अगर मैं 20 लाख रुपए मेरी इनकम दिखाऊंगा तो मेरे को बहुत ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा। कल आपको बताया था 0 से लेकर 2.5 लाख, 0 2.5 से 5% 5 से 10 20%, 10 से ऊपर 30%, तो भाई मेरा बहुत सारा टैक्स बन जाएगा 20 लाख के ऊपर। तो मैं अब क्या करूंगा, जब अपनी आईटीआर भरूंगा, समझते हो ना आईटीआर क्या, इनकम टैक्स रिटर्न, जब मैं अपनी इनकम टैक्स रिटर्न भरूंगा, कहां भरूंगा, गवर्नमेंट के पास। तो जब मैं अपनी इनकम टैक्स रिटर्न भरूंगा गवर्नमेंट के पास, जब मैं अपनी आईटीआर भरूंगा गवर्नमेंट के पास, तो मैं कोशिश करूंगा कि जो मेरे को 20 लाख मिला है, मैं गवर्नमेंट को 20 लाख ना दिखाऊं अपनी इनकम, मैं अपनी इनकम क्या दिखाऊं, कम। मैं अपनी इनकम दिखाऊं 5 लाख, क्योंकि 5 लाख रुपए तक इनकम पे कोई टैक्स नहीं है, मान लीजिए, ठीक है। बाकी आपको मैं सिखाऊंगा सारी चीजें, स्लैब रेट सिखाऊंगा, कहां तक इनकम टैक्स है कहां नहीं है। मान लो 5 लाख तक की इनकम पे कोई टैक्स नहीं है, तो मैं जानबूझ के अपनी इनकम क्या दिखाऊंगा, 5 लाख। कमा कितना रहा हूं, 20, दिखाऊंगा कितना, यानी कि 15 लाख रुपए मेरे पास ब्लैक मनी इकट्ठी हो गई। मतलब मैं कोशिश करूंगा कि भाई जितना हो सके टैक्स कम भरूं। तो ब्लैक मनी का मतलब ये नहीं होता कि वहां पे जो नोट होते हैं उस पे काला काला रंग होता है। ब्लैक मनी का मतलब होता है कि भाई ऐसा पैसा जो अनअकाउंटेड है। अनअकाउंटेड का मतलब जिसको आपने अपनी आईटीआर में शो नहीं किया, कमाया ज्यादा दिखाया कम, जो डिफरेंस है उसको हम क्या बोलते हैं, ब्लैक मनी। तो ब्लैक मनी का मतलब ऐसी मनी जिसके ऊपर आपने टैक्स नहीं पे किया, जो बनता था, उसको हम ब्लैक मनी बोलते हैं। तो आपकी इनकम बनी थी 20 लाख, बट आपने शो कितनी की, 5 लाख, तो जो 15 लाख रुपए दैट इज ब्लैक मनी। तो लोग जो है अपना ऐसा काम करते हैं कि अपना 5 लाख रुपए दिखाते हैं, कमाते ज्यादा है। तो गवर्नमेंट ने एक रूल बना दिया, क्या, गवर्नमेंट कहती है ये ऐसे काबू नहीं आएंगे, क्या करना पड़ेगा, जो भी बंदा पेमेंट करेगा ना, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बना दी। ये बंदा पेमेंट कर रहा है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बना दी कि भाई जब भी सामने वाले को पेमेंट करो तो पहले इसमें से 10% काट लो, यानी कि 2 लाख रुपए टीडीएस काट लो और 18 लाख रुपए पे करो। अब ये जो 2 लाख रुपए कट गया, वो पारस की रिस्पॉन्सिबिलिटी बना दी कि वो क्या कहते हैं, अपना गवर्नमेंट को जमा करा देगा। तो ये 2 लाख रुपए जो है वो गवर्नमेंट को जमा करा देगा पारस। पारस उसमें मेरा नाम लिखेगा, मेरा पैन नंबर लिखेगा कि मैंने निखिल मुंजाल का टीडीएस काटा है, और वो 2 लाख रुपए गवर्नमेंट को जमा करा देगा। अब मेरे बिहाफ पर 2 लाख रुपए का टैक्स किसको जमा हो गया, गवर्नमेंट को। मेरे बिहाफ पर 2 लाख रुपए का टैक्स किसको जमा हो गया, गवर्नमेंट को। अब क्या होगा, अब मैं जब रिटर्न भरूंगा तो मैं अब गवर्नमेंट को झूठ नहीं बोल सकता। कौन सा झूठ, कि मेरी इनकम 5 लाख है। बताओ क्यों, गवर्नमेंट को पता है कि 2 लाख रुपए टैक्स कटा है, और 2 लाख रुपए कितने परसेंट है, 10%। इसका मतलब इसकी इनकम कितनी है, 20 लाख रुपए। अब मैं झूठ नहीं बोल सकता। तो ये पर्पज है टीडीएस का। टीडीएस काटने का पर्पज है कि भाई आप झूठ नहीं बोल पाओगे। अब आई हैव टू शो दिस इनकम एज 20 लाख रुपीज, और मेरे को अपनी आईटीआर 20 लाख की भरनी पड़ेगी, और अब मेरे को ये जो 2 लाख रुपए टैक्स है वो अपना शो करना पड़ेगा। लेकिन मान लो मैं 20 लाख की इनकम दिखाता हूं और कुछ जुगाड़ करके टैक्स कम बना देता हूं, और मैं जब आईटीआर भरता हूं तो आईटीआर में मैं अपना टैक्स दिखाता हूं 1 लाख रुपए। अब मेरा टीडीएस कट चुका है 2 लाख रुपए, मेरा टैक्स कट चुका है 2 लाख रुपए, और गवर्नमेंट के पास जमा भी हो चुका है। मेरा बनता है टैक्स 1 लाख रुपए। तो क्या जो फालतू जमा हुआ है टैक्स, क्या मैं इसका रिफंड ले सकता हूं? तो इसका मैं फिर क्या ले सकता हूं बेटा, रिफंड ले सकता हूं 1 लाख रुपए। और मान लीजिए मेरा टैक्स बन जाता कितना, 3 लाख रुपए। 2 लाख मेरा टैक्स ऑलरेडी गवर्नमेंट को जमा हो चुका है, बाकी मेरे को बैलेंस क्या करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा। तो बैलेंस आपको पे करना पड़ेगा। तो मतलब ये जितना आपका टैक्स बनता है उसमें से आप क्या माइनस कर सकते हो, टीडीएस, सिमिलर होता है टीसीएस या सिमिलर होता है एडवांस टैक्स, वो माइनस कर सकते हो, और बचा हुआ फिर आपको गवर्नमेंट को पे करना पड़ता है। जैसे मैं आपको अपना खुद का पर्सनल एग्जांपल दूं, तो मेरे को पिछले साल जो भी पारस से पेमेंट आई उसके ऊपर 1.5 लाख रुपए का टीडीएस कटा। वो टीडीएस जो है पारस के पास जमा हो गया। मैं फॉरेन घूमने गया तो उसके ऊपर मेरा टीसीएस कटा, वो टीसीएस भी गवर्नमेंट के पास जमा हो गया। मैंने थार गाड़ी खरीदी, उसके ऊपर भी टीसीएस कटा, वो टीसीएस भी गवर्नमेंट के पास जमा हो गया। ये सारा पैसा जो है इकट्ठा होकर गवर्नमेंट के पास हो गया जमा। अब मैंने अपनी रिटर्न भरी, और मैंने अपनी रिटर्न के अंदर मेरी इनकम दिखाई 7 लाख रुपए से कम।
और उससे टैक्स क्या बन गया मेरा 0। लास्ट ईयर तक जो था वो 7 लाख रुपए तक के पे कोई टैक्स नहीं था, तो मेरा टैक्स बना 0। टैक्स 0 बना और मेरा ऑलरेडी कितना जमा हो चुका गवर्नमेंट के पास, लगभग 1.5 लाख रुपए के आसपास जमा हो चुका गवर्नमेंट के पास। मैं सबका क्या ले लूंगा, रिफंड। और मैंने अपनी ITR भरी, मैंने कहा जी मेरा टैक्स तो है 0, आप लोगों ने इतना टैक्स पहले ही काट रखा है, वो सारा मेरे को वापस दो। तो उन्होंने फिर टैक्स अभी तक वापस दिया नहीं है, ITR चेक होने गई हुई है। जैसे चेक होके आ जाएगी, बल्ले बल्ले 1.5 लाख अपनी जेब में आ जाएंगे। तो यही तो होता है कि जो आपका TDS है वो आपका एक एसेट है, आप इसकी एंट्री क्या पास करते हो अपनी अकाउंट्स के अंदर। जैसे मैं एंट्री क्या पास करूंगा, पारस मेरा डेटर है, मैंने उनसे पैसे लेने हैं, मैं एंट्री पास करूंगा पारस अकाउंट डेबिट। पारस मेरा डेटर है, जब भी मैं काम करवाऊंगा पारस से, तो पारस अकाउंट डेबिट टू जो मैं अपना सर्विस दे रहा हूं, टू मैं लिखूंगा सर्विस या मेरी जो सेल है वो, मान लो मैं लिखूंगा यहां पर 20 लाख रुपए, ठीक है। अब जब मेरे को पारस से पेमेंट मिलेगी तो मैं पारस को करूंगा क्रेडिट, पारस को करूंगा क्रेडिट, बैंक अकाउंट को करूंगा डेबिट, ठीक है, 18 लाख रुपए से। बाकी 2 लाख रुपए क्या हो जाएगा, TDS। ये मेरा क्या है बेटा, एसेट। और इस 2 लाख रुपए का मैं क्या लूंगा, रिफंड। और जब रिफंड आ जाएगा तो मैं बैंक अकाउंट को क्या कर दूंगा, डेबिट, और टू TDS की भाई मेरे को रिफंड आ गया अपना 2 लाख रुपए, ठीक है। तो इस तरह से होता है। ये सारी एंट्रीज आपके सिलेबस में नहीं है, ये आपके अकाउंट्स वाले सर कराएंगे। मैं तो टैक्स वाला हूं, मैं तो सिर्फ आपको बता रहा हूं व्हाट इज TDS। तो मैंने आपको TDS एक्सप्लेन किया कि क्या होता है। तो TDS आपका एक टैक्स होता है जो आपकी इनकम में से कट जाता है और वो फिर गवर्नमेंट के पास जमा हो जाता है, जिसका बाद में आप क्या क्लेम कर सकते हो, रिफंड क्लेम कर सकते हो। क्या आपको बात समझ आती है बेटा, आती है क्या? हाँ जी, हाँ हाँ, 15 लाख रुपए का कटा है, टैक्स 0 कैसे किया वो आगे और सेक्शंस पढ़ाएंगे बेटा आपको। कुछ खर्चे भी दिखा सकते हैं, बिजनेसमैन एक खर्चे दिखा सकता है, तो मैं एक बिजनेसमैन हूं, मैंने अपने खर्चे दिखाए, खर्चे दिखाकर अपनी इनकम कम करी, इनकम कम करी तो फिर टैक्स 0 बना, टैक्स 0 बना तो सारा क्या ले लिया, रिफंड ले लिया। तो सारी स्कीम में पहली क्लास में थोड़ी ना पता लगेंगी, सारा धीरे धीरे पढ़ेंगे। आपको जब आपको बिजनेस वाला चैप्टर पढ़ाएंगे तो बताएंगे क्या क्या खर्चे दिखा सकते हैं। इसके अलावा अब लास्ट बात आती है बेटा, जो लास्ट में नेट टैक्स आता है ना, नेट टैक्स, जो मेरा नेट टैक्स आया था अभी कि भाई 1 लाख का रिफंड आ रहा है, तो नेट जो टैक्स आता है उसको भी राउंड ऑफ करते हैं। जो नेट आपका टैक्स आता है पेबल या रिफंडेबल, उसको भी 10 के मल्टीपल में राउंड ऑफ करते हैं। मतलब ये कि मान लो मेरा टैक्स आ रहा था 5,610 रुपए, उसमें से मेरा TDS कटा हुआ था मान लो 1,002 रुपए, नेट करके कुछ टैक्स आ गया, वो अजीब सी अमाउंट आ रही थी, उसको अपन किस में राउंड ऑफ करते हैं, 10 के मल्टीपल में। जैसे कल किसको राउंड ऑफ किया था, NTI। तो बेटा इनकम टैक्स में 2 चीजों को राउंड ऑफ करते हैं, एक तो किसको, NTI को 10 के मल्टीपल में, और दूसरा नेट टैक्स को राउंड ऑफ करते हैं 10 के मल्टीपल में। इसके अलावा जो हेड्स की इनकम होती है उसको किसके मल्टीपल में राउंड ऑफ करते थे, 1 के मल्टीपल में राउंड ऑफ करते थे। इसके बाद बेटा अगली बात आती है, इसको हम बोलते हैं सेल्फ असेसमेंट टैक्स। जो लास्ट में आया ना बेटा, इसको हम बोलते हैं सेल्फ असेसमेंट। सेल्फ असेसमेंट क्यों बोलते हैं, क्योंकि इंडिया के अंदर जैसे आपका बिजली का बिल आता है वैसे टैक्स का बिल नहीं आता। मैं जितनी बिजली फूकता हूं उसका एक मीटर लगा होता है, वो यूनिट मेजर करता है, एक बंदा आता है गवर्नमेंट की तरफ से, मीटर में रीडिंग देखता है कितनी रीडिंग है, और आपको एक बिल पकड़ा के चला जाता है। दिस इज नॉट सेल्फ असेसमेंट, ये गवर्नमेंट बिल दे रही है। प्रॉपर्टी टैक्स का भी बिल आता है, वाटर का भी, पानी का भी बिल आता है, हर चीज का बिल आता है। दिस इज नॉट सेल्फ असेसमेंट। बट इनकम टैक्स में क्या है, सेल्फ असेसमेंट। इनकम टैक्स में कोई बिल नहीं आता, इनकम टैक्स में अपने आप कमाओ, अपने आप अपना टैक्स एस्टिमेट करो और अपने आप गवर्नमेंट को पे करो। इसको बोलते हैं सेल्फ असेसमेंट। खुद ही आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, खुद ही आपको असेस करना पड़ेगा, सेल्फ असेसमेंट है। इसीलिए लोग झूठ बोल पाते हैं। पानी वाले बिल में कोई झूठ नहीं बोल पाता, क्योंकि मीटर लगा हुआ है, पानी का अपने आप बिल आता है, गवर्नमेंट वो भरना पड़ता है। बिजली के बिल में कोई झूठ नहीं बोल पाता, क्योंकि पता है कि वो जो मीटर लगा हुआ है उसमें बिल आएगा। हालांकि गांवों के अंदर होता है मीटर से छेड़छाड़ या अपना कुंडी लगा लेना, वो अलग बात है, कोई ना कोई तरीका ढूंढ ही लेते हैं अपन टैक्स अपना चोरी करने का, बिजली चोरी करने का। लेकिन टैक्स में चोरी ज्यादा होती है। क्यों चोरी ज्यादा होती है? क्योंकि यहां पर क्या है, ईमानदारी। कि गवर्नमेंट कहती है कि ईमानदार बनो, अपने आप टैक्स भरो जो ईमानदारी से बनता है। और इंडिया में आपको लगता है ईमानदार होंगे? इसका लाइव एग्जांपल देख सकते हो। कल जो मैंने होमवर्क दिया था, क्या बच्चे पढ़ के आए हो?
सारे हाँ बोल रहे हैं। अभी मैंने 4 बजे सुन लिया ना, अभी इनकी सिट्टी बिट्टी गुल हो जाएगी। तो अब फिर बहाने बनाएंगे कि नहीं कल पेट में दर्द था, परसों ये था वो था, कल नवरात्रे थे, कल व्रत था, कल ये था। तो ऐसा ही होता है टैक्स के मामले में भी। गवर्नमेंट कहती है भाई सब अपने ईमानदारी से टैक्स भरो, हाँ जी भर देंगे, सेल्फ असेसमेंट है। लेकिन जब गवर्नमेंट का रेड पड़ती है तो पता लगता है कि भाई कितना कितना उसने धन इकट्ठा कर रखा है, कितना कितना टैक्स चोरी कर रखा है। तो ये है इंडिया के अंदर। तो टैक्स के मामले में गवर्नमेंट विश्वास करती है हमारे ऊपर कि अपने आप अपना रिटर्न भरो और हम कुछ नहीं करेंगे, हम अपना जो आप टैक्स भरोगे मान लेंगे कि आपने ठीक किया है। हाँ, अगर आपके ऊपर शक होता है तो फिर आपको जरूर सजा हो सकती है। तो इंडिया में वैसे क्या होता है, सेल्फ असेसमेंट होता है, और जो टैक्स बनता है वो आपको आईटीआर की डेट से पहले पहले भरना होता है। क्या मैंने आपको आईटीआर की सारी डेट्स बता दी हैं? यस। इसके बाद अगर आपका रिफंड बनता है तो आईटीआर भरने के बाद आपको रिफंड भी मिल जाता है। तो लिख रखा है अगर रिफंड बनता है तो आईटीआर भरने के बाद आपको रिफंड भी मिल जाता है। रिफंड मतलब यही कि अगर मेरा टीडीएस ज्यादा कट गया और मेरा टैक्स क्या बनता है कम, तो मेरे को क्या मिल जाएगा? रिफंड। अगली बात, एसएससी क्या होता है? ये कल मैंने आपको बताया था। एसएससी का मतलब होता है कि जो रिटर्न भरेगा जिसके ऊपर टैक्स लग रहा है वो एसएससी है। ठीक है, हालांकि इसका 4 नंबर का एक क्वेश्चन आ सकता है, ये आपको फिर याद करनी पड़ेंगी बातें। एसएससी की डेफिनेशन, थ्योरी का क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज एसएससी, तो ये सारी बातें आपको याद करनी पड़ेंगी। तो मैं आइए एक एक करके पढ़ाता हूं। एसएससी का मतलब है, पहला मतलब है इसका कि जो टैक्स भरेगा, ए पर्सन बाय हुम टैक्स इज पेबल, जो टैक्स भरेगा उसको हम एसएससी बोलते हैं। एक बात और लिख रखी है, और एनी अदर मनी इज पेबल। अदर मनी का मतलब टैक्स के ऊपर इंटरेस्ट भी लग सकता है, सरचार्ज भी लग सकता है, तो कोई और पैसा भी उससे लिया जा सकता है, एनी अदर मनी। तो ए पर्सन जिससे जो है टैक्स वसूल किया जाता है उसको हम बोलते हैं एसएससी। एसएससी के अंदर एक पर्सन और आता है, देखो क्या लिख रखा है, ऐसा पर्सन जो किसी और की इनकम के लिए टैक्सेबल होता है, इनकम ऑफ एनी अदर पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ विच ही इज असेसेबल। याद है मैंने कल एग्जांपल दिया था क्लबिंग का, तो ये क्लबिंग की बात कर रहा है कि किसी और की इनकम आपके ऊपर टैक्सेबल हो सकती है, तो क्लबिंग का एग्जांपल दे रहा है ये। क्लबिंग जैसे मैंने एग्जांपल दिया था किसका? माइनर का। लॉस, आपको कई बार लॉस होता है तो लॉस के लिए भी रिटर्न भरनी पड़ सकती है, आईटीआर भरनी पड़ सकती है। आप बोलोगे प्रॉफिट की तो आईटीआर होती है, लॉस की कैसे आईटीआर हो सकती है? भाई लॉस की भी आईटीआर हो सकती है, क्योंकि जो लॉस है वो आप अगले साल क्या कर सकते हो? कैरी फॉरवर्ड। अगर इस साल आपको प्रॉफिट नहीं हुआ, एडजस्ट नहीं कर सकते, तो अगले साल उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। फिर अगले साल आप उसको क्या कर पाओगे? जब अगले साल प्रॉफिट होगा तो उस लॉस को आप क्या कर पाओगे? एडजस्ट कर पाओगे। मान लो इस साल मेरे को 2 लाख का लॉस हुआ, अगले साल 10 लाख का प्रॉफिट हुआ, तो इस साल का 2 लाख का लॉस मैं उसको क्या करूंगा? कैरी फॉरवर्ड। और अगले साल जो 10 लाख का प्रॉफिट था उससे मैं क्या कर दूंगा? एडजस्ट। और फिर वो सिर्फ कितना बच जाएगा प्रॉफिट? 8 लाख। तो इसीलिए कई बार लॉस जब होता है तब भी आपको रिटर्न फाइल करना जरूरी है, ताकि आप लॉस को क्या कर सको? कैरी फॉरवर्ड कर सको। या रिफंड अगर आपको मिलना है तो भी आपको जो है एसएससी माना जा सकता है, क्योंकि आपको आईटीआर फिर भी भरनी पड़ेगी। रिफंड लेने के लिए भी आईटीआर भरना जरूरी है, बिना आईटीआर भरे रिफंड नहीं आता। कई लोग ऐसे होते हैं जिनका टीडीएस कट जाता है, उनको पता ही नहीं होता, और फिर वो आईटीआर नहीं भरते, वो बेचारे फंस जाते हैं, उनका फिर रिफंड नहीं आता। बिना आईटीआर भरे रिफंड नहीं आता। तो ध्यान रखें, सीए से सलाह लेते रहें, सीए के पास जाते रहें। सीए अच्छे बंदे होते हैं, उनके पास जाओगे आपको कुछ ना कुछ पैसा देकर ही जाए, मतलब पैसा आपका फायदा ही कराएंगे। ठीक है, हाँ आपसे फीस लेंगे लेकिन आपको कम से कम फायदा कराएंगे। अगर आपका टीडीएस कटा हुआ है वो चेक कर लेंगे ऑनलाइन कि आपका टीडीएस कटा हुआ है नहीं कटा हुआ, और जो टीडीएस कटा होगा फिर आपको जो है उसका रिफंड दिलवा देंगे वो। इसके बाद डीम्ड एसएससी भी कई बार हो सकता है। डीम्ड एसएससी भी हो सकता है। डीम्ड एसएससी का मतलब एसएससी है नहीं, बट एसएससी माना जा रहा है। क्यों माना जा रहा है एसएससी? वो हो सकता है अलग अलग वजह से, कि मान लो मकान आपकी बीवी के नाम पर है बट उससे कुछ वो कमा रही है, हो सकता है वो आपके ऊपर टैक्सेबल हो जाए, तो आपको फिर रिटर्न भरनी पड़ेगी, आपको एसएससी माना जाएगा। वो बेसिकली क्लबिंग वाला केस ही हो गया कि भाई आपको एसएससी मान लिया जाएगा। इनकम हो रही है माइनर की बट एसएससी आपको मान लिया जा रहा है। तो इनकम हो रही है आपकी बीवी की, एसएससी आपको मान लिया जा रहा है। वो हो सकता है, वो मैं आपको बताऊंगा जब आपके क्लबिंग का चैप्टर पढ़ेंगे, तो ये भी आप क्लबिंग से रिलेट कर सकते हो। इसके बाद होता है डिफॉल्टर। तो डिफॉल्टर कब बनते हैं? हम उसको बोलते हैं एसएससी इन डिफॉल्ट। एसएससी का मतलब टैक्स लेना था गवर्नमेंट ने आपसे, लेकिन आपने टैक्स नहीं दिया, तो आपको क्या माना जाता है बेटा? डिफॉल्टर।
जब तक आप गवर्नमेंट का टैक्स नहीं दोगे तब तक आप डिफॉल्टर माने जाओगे, और डिफॉल्टर माने जाओगे तो आपके ऊपर क्या लगता है? इंटरेस्ट। मतलब जब तक आपने टैक्स नहीं दिया तब तक आपको इंटरेस्ट लगता रहता है, तो डिफॉल्टर भी हो सकते हो। इसके अलावा एक लास्ट लाइन लिख रखी है कि एवरी पर्सन, एवरी असेसी इज अ पर्सन बट एवरी पर्सन इज नॉट असेसी। कोई इस लाइन को एक्सप्लेन करेगा? कोई बंदा? एनीवन फ्रॉम द क्लास? देखो, असेसी का मतलब है कोई एक इंसान, कोई एक पर्सन, बट हर पर्सन इज नॉट असेसी। यानी कि तुम जैसे लोग हो, सारे बैठे हो 18-19 साल के बच्चे, कुछ नहीं कमाते, तो यू आर नॉट असेसी, बट क्या पर्सन हो? यस। तो हर पर्सन असेसी नहीं होता, बट हर असेसी पर्सन होता है, क्योंकि हर असेसी या तो कंपनी होगा या पार्टनरशिप फर्म होगा या इंडिविजुअल होगा, तो हर असेसी पर्सन तो होगा, बट हर पर्सन असेसी नहीं होगा। जैसे आप लोग सारे जीवित हो, जिंदा हो, अवेलेबल हो, आप सारे पर्सन हो, लेकिन आप लोग असेसी नहीं हो, क्योंकि आपके ऊपर इनकम टैक्स इज नॉट एप्लीकेबल। नाउ व्हाट इज असेसमेंट? असेसमेंट इज द प्रोसेस जिसके थ्रू आपका टैक्स कैलकुलेट किया जाता है। तो असेसमेंट का मतलब एक प्रोसीजर है जिससे आपके इनकम के ऊपर टैक्स वगैरह निकाला जाता है, आपकी इनकम निकाली जाती है। तो जो भी हम सीख रहे हैं ना, वो सारा असेसमेंट ही सीख रहे हैं कि भाई हम पहले 5 हेड की इनकम निकालेंगे, वो सब असेसमेंट ही सीख रहे हैं। ऑल्दो हम अपना खुद सीख रहे हैं, उसके बाद गवर्नमेंट भी चेक करती है हमारी रिटर्न, तो वो देखती है कि वेरीफाई करती है कि ठीक है कि नहीं है। तो पहले तो अभी अपन क्या सीख रहे हैं? सेल्फ असेसमेंट, कि हम अपनी इनकम कैसे निकालेंगे। अब अगला पॉइंट इज वेरी इजी, पर्सन की डेफिनेशन। तो पर्सन की डेफिनेशन बहुत आसान सी है, जैसे कि पर्सन में इंडिविजुअल आता है, एचयूएफ आता है, आगे पढ़ाऊंगा और कौन कौन आते हैं। पहले इंडिविजुअल की बात कर लो। इंडिविजुअल की बात बड़ी आसान सी है। इंडिविजुअल का मतलब होता है जो नेचुरल पर्सन होता है, यानी कि ह्यूमन बीइंग। कुत्ते बिल्ली नहीं आते इसमें, कुत्ते बिल्लों की इनकम पे टैक्स नहीं लगता। कुत्ते की इनकम भी हो सकती है, डांस करके दिखाता है, उसकी इनकम हो सकती है, बट उसके ऊपर टैक्स नहीं लगता। तो जो नेचुरल पर्सन है, इंसान है, उन सब के ऊपर टैक्स लगता है। इवन माइनर के ऊपर भी टैक्स लग सकता है, जैसे आप सब माइनर हो सकते हो, तो आपकी इनकम पे भी टैक्स लग सकता है। ठीक है। अनसाउंड माइंड आप बताएंगे नहीं, वो अलग बात है। गवर्नमेंट आपको, देखो मैं बताता हूं, तो कह रहा है बताएंगे नहीं। मान ले तू माइनर है, ठीक है, कितने साल का है? 19 का हो गया। मान लो तू माइनर है, 17 साल का है। तो अब ये चला गया वहां सारे गांव में लिटिल चैम्प्स गाना गाता है, हाँ ठीक है, तो गाना गाने चला गया। तो मान लो वहां से जीत भी आया, मैं जाऊंगा तो हार के ही आऊंगा, ये गया तो मान लो जीत आया, और इसको फिर क्या कहते हैं, मान लो 10 लाख रुपए दिए इनाम के रूप में। तो वहां एक रूल है बेटा, 30% टीडीएस कटता है। तो जब भी आप कोई विनिंग करते हो, कोई जीतते हो, केबीसी से आप जीतोगे, 30% टीडीएस कटता है। मान लो तू केबीसी में चला गया, तूने कहा जी मैं तो सीए हूं, मैं तो पढ़ा लिखा हूं, चाहे माइनर हूं तो क्या हो गया, यूं जवाब दे दूंगा सारे क्वेश्चंस के। तो आपने वहां से जीते, मान लो 10 लाख रुपए जीते, तो उस 10 लाख रुपए के ऊपर केबीसी वाला कितने % टीडीएस काटता है? 30%। तो 30% काट के आपको कितने रुपए देगा? 7 लाख आपके अकाउंट में देगा। वो वहां ना झूठ बोलते हैं, अमिताभ बच्चन, बोलना नहीं चाहिए वैसे, लेकिन झूठ बोलते हैं। वो क्या करते हैं, वहीं पे बैठते हैं ना, तो दिखाते हैं कि मैं तुम्हारे अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर रहा हूं, और झूठ बोलते हैं। वो कर ही नहीं सकते ट्रांसफर अकाउंट में पैसे, क्योंकि इनकम टैक्स का रूल है कि पहले कितना % काटना पड़ेगा? 30%। तो जो भी कमाया उसमें से 30% का टीडीएस कटता है, फिर जाके आपके अकाउंट में पैसे आते हैं। वो सिर्फ ऐड करने के लिए दिखाते हैं कि आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए, एक्चुअल में ट्रांसफर नहीं करते, क्योंकि बिना टीडीएस काटे वो ट्रांसफर कर ही नहीं सकते, इनकम टैक्स का कानून तोड़ेंगे वो। तो इसीलिए मैं आपको बोल रहा था, जो तू कह रहा है ना कि हम बताएंगे ही नहीं, तो गवर्नमेंट को पता लग ही जाना है, क्योंकि तेरा टीडीएस कटा होगा तो गवर्नमेंट को पता लग जाएगा, तो आपको आईटीआर भरनी पड़ेगी। ठीक है, तो आप झूठ नहीं बोल सकते, झूठ बोलोगे तो पड़ेंगे डंडे। तो अब बात करते हैं, माइनर के ऊपर भी इनकम पे टैक्स लग सकता है, पागल के ऊपर भी लग सकता है, पागल भी कुछ कमा सकता है। हाँ, ये अलग बात है कि जैसे माइनर होता है तो उसका जो पेरेंट होता है उसके पास इनकम टैक्स अपना टैक्सेबल होता है, वो अगली लाइन में लिख रखा है। इवन जो बंदा मर जाता है उसकी इनकम पे भी टैक्स लग सकता है। मरने से पहले जो इनकम थी, ऑब्वियस सी बात है, मरने के बाद तो क्या कमाएगा, तो मरने से पहले जो इनकम थी उसके ऊपर टैक्स लग सकता है। उसका टैक्स कौन पे करता है? लीगल रिप्रेजेंटेटिव। माइनर का टैक्स कौन पे करता है, और पागल का टैक्स कौन पे करता है? गार्जियन। जो उनके गार्जियन होते हैं वो टैक्स पे करते हैं, मतलब पेरेंट्स। अब बात करते हैं एचयूएफ। एचयूएफ आप सब जानते हो, एचयूएफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली फुल फॉर्म है इसका।
इनकम टैक्स में एचयूएफ को एक सेपरेट एंटिटी माना गया है। आपके जो बाकी के एक्ट्स हैं, हो सकता है वहां पर एचयूएफ को सेपरेट एंटिटी ना माना जाता हो, लेकिन आपके इनकम टैक्स एक्ट के अंदर एचयूएफ इज अ सेपरेट एंटिटी। व्हाट डू यू मीन बाय सेपरेट एंटिटी? सेपरेट एंटिटी का मतलब है एचयूएफ का पैन नंबर अलग होता है, तो दे हैव सेपरेट पैन नंबर अलग होता है। तो इसका मतलब आईटीआर भी इनकी क्या जाती है बेटा? अलग, सेपरेट आईटीआर जाती है एचयूएफ की। इसका मतलब एचयूएफ को 2.5 लाख की स्पेशल अलग से स्लैब मिलती है। कई लोग तभी झोल करते हैं। क्या झोल करते हैं? मान लो मेरी 5 लाख इनकम है, तो मैं 2.5 लाख खुद के नाम पे दिखाऊं, 2.5 लाख एचयूएफ के नाम पे दिखा दूं। क्यों? क्योंकि भाई वो जो 2.5 लाख कमाएगा ना, उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा, क्योंकि 0 से लेकर 2.5 लाख तक टैक्स नहीं लगता। अगर मैं 5 की 5 मेरे पास दिखाऊंगा तो 0 से 2.5 टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन 2.5 से 5 पे कितना लगेगा? 5%, 12,500। लेकिन अगर मैं क्या करूं, 2.5 तो अपने नाम पे दिखाऊं और बाकी का 2.5 कहां दिखाऊं? एचयूएफ के नाम पे। एचयूएफ को भी अलग से पैन है, अलग से स्लैब मिलती है। तो मेरी स्लैब भी हो गई 0 से 2.5 नो टैक्स, और एचयूएफ की स्लैब भी होगी 0 से 2.5 नो टैक्स। तो दोनों जो है नो टैक्स मतलब टैक्स बच गया। इसीलिए बहुत सारे लोग इंडिया में एचयूएफ बनाते हैं, ताकि जो है अपनी जो इनकम है वो इनकम के ऊपर टैक्स बचा सके। इतना ही नहीं, किसी के पास मान लो 20, 25, 30, 40 लाख की इनकम भी है ना, वो भी टैक्स जीरो कर सकता है। कैसे? पुराने जमाने में ना 5 लाख तक की इनकम पे टैक्स नहीं था। आज जो आप पढ़ोगे 12 लाख रुपए तक की इनकम पे टैक्स नहीं है। तो लोग क्या कहते हैं, मान लो किसी की बिजनेस से इनकम है 12 लाख, खुद के नाम पे दिखाएंगे, टैक्स नहीं है। घर किराए पे दे रखा है, वो अपनी बीवी के नाम पे दिखा देंगे, और बीवी को भी जो किराया मिलेगा उसके ऊपर भी नो टैक्स, क्योंकि 12 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं है। फिर मान लो कोई बिजनेस है, कोई दुकान है, वो दुकान दिखा देंगे मान लो एचयूएफ के नाम पे, तो उस पर जो भी कमाई होगी उस पर भी नो टैक्स। मान लो क्या कहते हैं, एचयूएफ को 12 लाख नहीं मिलेगा, खैर मान लो फादर साहब हैं, तो कोई बिजनेस उनके नाम पे दिखा देंगे कि पिताजी, चाहे वो घर बैठे हो आराम से रिटायर्ड हो, फिर भी दिखा देते हैं कि वो बिजनेस करते हैं, और 10-12 लाख रुपए उनकी इनकम दिखा दी, उस पर भी नो टैक्स। फिर मम्मी जी हैं, मम्मी जी की इनकम दिखा दी सिलाई गुड़ाई का काम करती हैं, कुछ नहीं करती, घर बैठी हैं, फिर भी दिखा दी सिलाई गुड़ाई का काम करती हैं, 10-12 लाख रुपए उनके अकाउंट में कैश डलवा दिया, उनकी इनकम दिखा दी 12 लाख रुपए, अगेन नो टैक्स। इस तरह से कर करा के काफी सारी इनकम। हमारे कुछ दोस्त हैं जो सीए हैं, उन्होंने तो अपना खुद हो गए, बीवी हो गई, एचयूएफ हो गई, 3 बंदे, ये मम्मी हो गए, पापा हो गए, उनकी एचयूएफ हो गई, तो 6 बंदे हो गए। इसके अलावा अगर भाई भी है तो 7 बंदे हो गए। 7 बंदों की रिटर्न भरते हैं, सबके अकाउंट में जो है 10-10 लाख रुपए डलवाते हैं, 70 लाख रुपए तक नो टैक्स। ये काम करते हैं। ऐसे सीए बनने का ये फायदा होता है, कैसे ब्लैक का पैसा व्हाइट में किया जाता है। तो मतलब ये कि अगर आपके पास 70 लाख रुपए कैश भी है ना, यूं व्हाइट हो जाएगा, यूं। बस आपको क्या करना है, अलग अलग बंदों के अकाउंट में पैसे डलवाने हैं, जैसे मैंने आपको बताया, और फिर उनकी सबकी आईटीआर भरनी है, झूठी मूठी आईटीआर। किसी का दिखा देना डांस क्लासेस, भाई है तो डांस क्लासेस दिखा देना, मम्मी है तो कोचिंग वो बना देना, सिलाई गुड़ाई दिखा देना, पापा है तो कोई रियल एस्टेट का कुछ दिखा देना, और ऐसे ही खुद का भी कुछ बिजनेस होगा वो दिखा देना। मतलब कल कर आके इस तरह से अपन जो है वो अपना क्या कर सकते हैं कि टैक्स को जीरो कर सकते हैं। हाँ जी बेटा बताइए। रिजर्व कुछ नहीं होता, इनकम से रिजर्व बना दिया ऐसा कुछ नहीं होता। पहले इनकम पे टैक्स लगता है, फिर रिजर्व बना सकते हो। रिजर्व क्या होता है? एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, दैट इज नॉट एक्सपेंस। तो आपका जो एक्सपेंस होता है वही माइनस कर सकते हो इनकम टैक्स में। रिजर्व्स आर नॉट अलाउड। तो जो आपकी सेल है, सेल में से खर्चे माइनस करते हो, रिजर्व इज नॉट एक्सपेंस, तो वो माइनस नहीं कर सकते। तो आपको नेट प्रॉफिट बिफोर प्रोविजंस बिफोर रिजर्व्स लेना होता है, उसके ऊपर टैक्स लगता है। सो रिजर्व्स वगैरह आपका कुछ यहां पे नहीं चलता इनकम टैक्स में। हाँ जी लास्ट। हाँ एचयूएफ लीगल है, क्यों इलीगल नहीं है? क्यों इलीगल नहीं है? एचयूएफ लीगल है। हाँ तो फैमिली में इलीगल है भाई, दूसरों के परिवार, तो मेरी शादी नहीं हुई, मैं एचयूएफ कैसे बना सकता हूं? तो एचयूएफ वही बना सकता है जिसकी शादी हो चुकी है। मैं हूं, मेरी वाइफ होगी तो एचयूएफ बन जाएगी।
मेरे पापा हैं, उनकी वाइफ है, तो उनकी एचयूएफ बन जाएगी। ठीक है, तो मतलब अगर आपकी लीगली फैमिली है तो आप एचयूएफ बना सकते हो, और अगर आपकी फैमिली ही नहीं है तो आप एचयूएफ नहीं बना सकते। और एचयूएफ का पैन नंबर अलग होगा, पैन नंबर अलग होगा तो आप उनकी भी इनकम दिखा सकते हो कि एचयूएफ की इनकम है। ठीक है, नेक्स्ट एचयूएफ के बारे में मैंने आपको बता दिया। एचयूएफ का पर्पस क्या है? इनकम टैक्स में एचयूएफ का पर्पस है टैक्स बचाना। कैसे टैक्स बचाते हैं वो बता दिया आपको। दूसरी बात, एचयूएफ दूसरा जो है क्या कहते हैं, अपना कुछ और बातें पढ़ लेते हैं एचयूएफ के बारे में, जैसे जो आपके पेपर में आएंगी। ये टैक्स बचाने वाला पेपर में थोड़ी ना आएगा, ये तो प्रैक्टिकल बातें हैं। तो पेपर में जो आएगा वो बता देता हूं मैं आपको। एचयूएफ हम उसको बोलते हैं जो कॉमन एंसेस्टर से होती है, यानी कि पूर्वज सेम होने चाहिए। अब मैं और ये प्रबल दोनों होशियार हैं, दोनों के अच्छे अच्छे मार्क्स आए हुए हैं। ठीक है, मेरे भी बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं और मैं जानता हूं इसके भी अच्छे मार्क्स आएंगे। तो अब हम दोनों मिलकर एचयूएफ बनाना चाहें, दोनों भाई बनना चाहें, नहीं बना सकते, क्योंकि एंसेस्टर हमारे पिताजी सेम नहीं है। जब तक एंसेस्टर सेम नहीं होते तब तक आप एचयूएफ नहीं बना सकते। तो कॉमन एंसेस्टर से जितने भी मेल्स आते हैं, कॉमन पिताजी से जो भी मेल्स आते हैं यानी कि भाई आते हैं, वो अपना एचयूएफ बना सकते हैं। साथ में उनकी वाइफ भी आती हैं और उनकी बेटियां भी आती हैं। मतलब ये कि एचयूएफ में कौन आता है, तो मैं आपको एचयूएफ का सिस्टम बताऊं तो एक तो क्या कहते हैं आएगा, जो भी अपना कॉमन एंसेस्टर से आए हैं, यानी कि मान लो हमारे पिताजी हैं। ठीक है, पिताजी प्लस के उनकी बीवी, वाइफ। ठीक है, अब इनके जो बच्चे हुए, मान लो एक तो हुआ बेटा, एक हुई बेटी। ठीक है, तो ये आ जाएंगे। अब जो बेटे की वाइफ होगी वो भी आ जाएगी, लेकिन अगर जो बेटी के दामाद होंगे वो नहीं आएंगे। नहीं, बेटी हस्बैंड बोल दो। ठीक है, वो नहीं आएंगे भाई, वो नहीं आ सकते एचयूएफ में। तो क्या लिखा है, कॉमन एंसेस्टर्स जिनके होते हैं तो वो दोनों आते हैं, यानी कि बेटा और बेटी इन दोनों के कॉमन पिताजी हैं, वो आएंगे। लेकिन हाँ, दो भाई होते तो भी कोई दिक्कत नहीं था। मान लो कोई एक और भाई होता, ठीक है, एक और बेटा हो गया, वो भी आ जाएगा। और अगर इसकी वाइफ होगी तो भी वो भी आ जाएगी। तो कॉमन एंसेस्टर से जो भी मेल्स हैं या बेटियां हैं वो आएंगी, साथ में उनकी बीवियां भी आएंगी। ये एक एचयूएफ का स्ट्रक्चर होता है। इन सबको हम बोलते हैं एचयूएफ के मेंबर्स। ये सारे मेंबर्स हैं बेटा। हाँ जी बोलो। को पार्टनर बताता हूं क्या होता है। हाँ जी, हाँ, वाइफ दूसरे एचयूएफ में भी आ सकती है, एक बंदा दो एचयूएफ का पार्ट भी बन सकता है। हाँ जी, वाइफ जो है उनके जो पिता होंगे, जो वाइफ के पिता होंगे, उसकी एचयूएफ का भी पार्ट बन सकती है। तो उसको अपने पिता की प्रॉपर्टी का भी हिस्सा मिल सकता है, और यहां से भी वो हिस्सा ले सकती है, यहां से भी पार्ट बन सकती है। तो ऐसा कोई रूल थोड़ी ना है कि एक बंदा एक ही एचयूएफ का पार्ट बनेगा। तो आप दो एचयूएफ का पार्ट बन सकते हो। इसके अलावा सुनिए आप लोग, हाँ, कपल शादी होना जरूरी है, बिना शादी के एचयूएफ नहीं बना सकते। ठीक है, अब हाँ, झूठी मूठी बना सकते हो, कोई खास बात नहीं है, कोई नहीं पूछता। अब मैं अगली बात बता रहा था बेटा आपको कि को पार्टनर क्या होता है। ये सारे मेंबर्स हैं। को पार्टनर क्या होता है? को पार्टनर बेटा वो होते हैं जो बंटवारा डिमांड कर सके। कौन कौन बंटवारा डिमांड कर सकते हैं? तो बीवियां डिमांड नहीं कर सकती, बाकी सब डिमांड कर सकते हैं। यानी कि बेटा भी डिमांड कर सकता है, बेटी भी कर सकती है, सब कर सकते हैं। लेकिन ये जो बीवियां हैं ना, ये डिमांड नहीं कर सकती बंटवारा। हाँ, ये करवा देती है वो अलग बात है। तो ये जो मैं ग्रीन कलर से लिख रहा हूं, ये को पार्टनर नहीं है। ये वाइफ जो है वो बंटवारा नहीं कर सकती अपना, बाकी जो है बेटे बेटियां कर सकते हैं। आइए मैं को पार्टनर में डेफिनेशन पढ़ाता हूं आपको। को पार्टनर क्या होता है? तो कहते हैं कि सम मेंबर्स ऑफ एचयूएफ आर को पार्टनर्स। अब कौन कौन से को पार्टनर होते हैं? वो बोलते हैं कि भाई, कहते हैं कि जो
अपना मेंबर्स हैं, कर्ता भी को पार्टनर होता है, कर्ता भी बंटवारा कर सकता है। और ओनली मेल डिसेंडेंट्स को पहले को पार्टनर बोलते थे, सिर्फ मेल्स को को पार्टनर बोलते थे, लेकिन अब 2005 के बाद डॉटर्स को भी को पार्टनर बोलते हैं। तो को पार्टनर में बीवियां नहीं आती, बीवियों को हटा दो। डिसेंडेंट्स का मतलब बेटे, बच्चे, चाहे मेल हो या फीमेल हो, वो सब जो है क्या कहते हैं अपना इसमें आते हैं। यानी कि जो वाइफ्स हैं वो नहीं आती, मेल्स, बेटे और बेटियां, वो जो है को पार्टनर होते हैं, वो बंटवारा डिमांड कर सकते हैं। तो बेटा भी कर सकता है, बेटी भी कर सकती है को पार्टनर, बेटा भी कर सकता है को पार्टनर है, ये बंटवारा मांग सकता है अपने पिताजी की प्रॉपर्टी में। इसके अलावा मैं अगली बात आपको बोलूं तो यहां पर ये लिखा हुआ है कि भाई 4 पीढ़ियों तक ये चलती है। जनरली 4 पीढ़ियां एग्जिस्ट नहीं करती, क्योंकि ऊपर वाला टपक जाता है। अब मान लो पिताजी हैं, उसके बच्चों ने बनाई है, किसी की 25 साल में शादी हुई तो उसके बच्चे हुए, फिर वो 50 का होगा तो फिर उसके बच्चे होंगे, फिर वो 75 का होगा तो उसके बच्चे होंगे, अब 100 पार जाएगा तो मरी जाएगा। तो मतलब 4 पीढ़ियां जो है एक बार में आ सकती हैं, उसके बाद ऊपर वाले की डेथ हो जाती है। ठीक है। इसके अलावा हम अगर बात करें, बाय बर्थ प्रॉपर्टी में हिस्सा मिल जाता है मेल्स और फीमेल्स को। इसमें ना 2 स्कूल ऑफ थॉट होते हैं, वो आपको बताता हूं, एमसीक्यू वगैरह बन सकता है। देखिए मैं आपको इधर पढ़ाता हूं, ये देखो 2 स्कूल ऑफ थॉट है, एक है दया भागा, एक है मिताक्षरा। दया भागा का मतलब है ये प्रिवेलेंट है वेस्ट बंगाल और असम में, 2 राज्यों में चलता है सिर्फ इंडिया के अंदर, बाकी जगह नहीं चलता। सो बाकी सारे इंडिया के अंदर चलता है मिताक्षरा। मिताक्षरा में क्या होता है कि जन्म लेते ही बच्चा जो है वो प्रॉपर्टी का हकदार बन जाता है और वो बंटवारा मांग सकता है। तो क्या लिख रखा है कि भाई अपना एवरी चाइल्ड बोर्न इन द फैमिली अक्वायर्स राइट इन द फैमिली प्रॉपर्टी। पैदा होते ही वो अपना हकदार बन सकता है, वो हकदार बन जाता है, चाहे उसके सीनियर जिंदा क्यों ना हो। लिख रखा है वन अक्वायर्स अ राइट टू द फैमिली प्रॉपर्टी बाय बर्थ नॉट बाय सक्सेशन इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट एल्डर आर लिविंग। उनके पिताजी जिंदा है फिर भी उनको प्रॉपर्टी में बंटवारा पाने का हक है, तो वो हकदार बन जाता है प्रॉपर्टी के अंदर। लेकिन दया भागा में क्या होता है, यहां पर जब तक पिताजी जिंदा हैं तब तक वो हकदार नहीं बनते। देखो क्या लिख रखा है, नोबडी एक्वायर्स द राइट बाय बर्थ, राइट नहीं मिलता। राइट कब मिलता है, जब तक एज लॉन्ग एज हेड ऑफ द फैमिली इज लिविंग आपको राइट नहीं मिलेगा। जब तक पिताजी जिंदा हैं तब तक आपको हक नहीं मिलेगा। जैसे ही पिताजी की डेथ हो जाती है बच्चे को हक मिल जाता है। तो देखो क्या लिखा रखा है कि राइट मिलता है ओनली ऑन द डेथ ऑफ द फादर, फादर की डेथ के बाद ये आपको हक मिलता है। तो ये होता है दया भागा, जो असम और वेस्ट बंगाल में फेमस है। अपने हरियाणा, पंजाब, बाकी सारे स्टेट्स में मिताक्षरा है, जहां पर बाय बर्थ ही बच्चे को राइट मिल जाता है। इसके बाद अगली बात है बेटा, वो ये है कि भाई जैन और सिख ये भी एचयूएफ का पार्ट बन सकते हैं। सिर्फ हिंदू ही नहीं, जैन और सिख भी एचयूएफ का पार्ट बन सकते हैं। मुस्लिम नहीं बन सकते, जैन और सिख भी एचयूएफ का पार्ट बन सकते हैं। क्रिश्चियन नहीं बन सकते, बुद्धिस्ट भी होते हैं, बट अपने यहां पर जो लिखे हैं आप उसी को याद कीजिए। ठीक है। और अपन पेज नंबर 7 पे आ गए थे। अभी हमें पढ़ना है कि व्हाट इज अ कंपनी, और कंपनी के बारे में आप अच्छे से जानते हो कि इंडिया में कंपनीज एक्ट जो है 2013 जो उसमें रजिस्टर्ड होता है उसको हम कंपनी बोलते हैं। तो यहां कंपनीज एक्ट में जो कंपनी होती है वो तो है ही, तो क्या लिखा रखा है, कंपनी हैज अ मच वाइडर कोनोटेशन देन द कंपनीज एक्ट। मतलब डेफिनेशन कि जो कंपनी एक्ट जो आपने पढ़ा है, जो पढ़ोगे, उसमें जो कंपनी होती है वो तो इनकम टैक्स में कंपनी है ही, उसके अलावा भी हम कंपनी में काउंट करेंगे। उसके अलावा किन किन को कंपनी में काउंट करेंगे, देखो ये क्या बोलता है कि जो आपने कंपनीज एक्ट में कंपनीज पढ़ा वो तो है ही, इसके अलावा जो फॉरेन की कंपनीज हैं
जिनको हम बोलते हैं बॉडी कॉर्पोरेट इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया। ऐसी कंपनियां जो इंडिया से बाहर हैं उनको भी हम कंपनी बोलेंगे, जैसे कि गूगल, एप्पल, जैसे कि एनवीडिया। तो बनाना तो पता नहीं, बनाना कोई कंपनी नहीं है। टेस्ला, ये सारी कंपनियां हैं जो इंडिया से बाहर रजिस्टर्ड हैं, इनको भी हम कंपनी बोलेंगे। इसके अलावा ऐसी कंपनी जो पुराने टाइम पे, जो हमारा इनकम टैक्स एक्ट बहुत पुराना था 1922 में, उस टाइम पे कोई कंपनी रजिस्टर्ड थी तो उसको भी हम कंपनी बोलेंगे। तो जो उस टाइम पे कंपनी थी उसको भी हम कंपनी बोलेंगे। कंपनी अंडर इनकम टैक्स एक्ट 1922 और या फिर 1970 से पहले। तो ये डेफिनेशंस आपको ज्यादा ऐसे रटनी नहीं है, बट एक दो बार आप पढ़ जरूर लेना, क्या पता कोई एमसीक्यू में काम आ जाए। इसके अलावा कौन सा एग्जाम्पल बेटा, ऊपर वाला एग्जाम्पल कौन सा? हाँ ये काट दो। वो एग्जाम्पल मैंने करा दिया है बेटा, देखो यहां पे वही सेम बना दिया है मैंने। इसके बाद नेक्स्ट बेटा अगली बात आती है, जो इंस्टीट्यूशन, अगर हम बात करें, कोई इंस्टीट्यूशन है, कोई एओपी है, कोई बॉडी है जो कि गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया एज अ कंपनी, सीबीडीटी ने डिक्लेयर कर दी कि वो कंपनी मानी जाएगी। कोई ऐसी बॉडी जो सीबीडीटी ने डिक्लेयर कर दी एज अ कंपनी, मैं बताता हूं एग्जांपल। आप जानते हो एसबीआई, पुराने टाइम पे कुछ साल पहले एसबीआई जो था वो एक कॉर्पोरेशन था, वो एक कंपनी नहीं था, उसके पास शेयर्स नहीं थे। एसबीआई बनाया गया था, एसबीआई का एक एक्ट था, उसमें एसबीआई बना था। सिमिलरली एलआईसी था, एलआईसी एक एक्ट में बना था और एलआईसी एक कॉर्पोरेशन था, उसका नाम भी यही था, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। वो कंपनी नहीं था। बट रिसेंटली 2020-22 के आसपास जब एलआईसी को लिस्ट करवाना था, यानी कि गवर्नमेंट को पैसे चाहिए थे, तो गवर्नमेंट को डिसइन्वेस्टमेंट करनी थी। डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब होता है जब अपनी गवर्नमेंट ओनरशिप क्या करती है, बेचती है। तो गवर्नमेंट को पैसे चाहिए थे, गवर्नमेंट ने एलआईसी के शेयर बेचे 5% और लगभग 20,000 करोड़ रुपए इकट्ठे किए। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, पहले एलआईसी को कन्वर्ट किया कॉर्पोरेशन से कंपनी में, फिर उसके शेयर्स कैपिटल बनाई और फिर जो है क्या कहते हैं अपना उसके शेयर्स डिसइन्वेस्ट किए और सेल किए और फिर एलआईसी को लिस्ट करवाया स्टॉक एक्सचेंज पे। तो कई बार ऐसा होता है कि कोई कंपनियां होती नहीं है, वो कॉर्पोरेशन होती हैं, बट उसको कंपनियां बना दिया जाता है, तो उसको कंपनी डिक्लेयर कर दिया जाता है। तो उस केस में जैसे एसबीआई भी अपन एक एग्जांपल ले सकते हैं, और अभी मैंने आपको एलआईसी का लेटेस्ट एग्जांपल बताया, तो उस केस में उनको कंपनियां बना दिया जाता है। इसके अलावा कंपनियों की जो टाइप है वो आपको ध्यान रखना जरूरी है, क्योंकि फॉरेन कंपनी के ऊपर टैक्स का रेट ज्यादा लगता है 35%, और इंडियन कंपनी के ऊपर टैक्स का रेट कम लगता है 30%। तो इसीलिए व्हाट इज फॉरेन कंपनी एंड व्हाट इज डोमेस्टिक कंपनी आपको जानना पड़ेगा। फॉरेन कंपनी के ऊपर 35% का टैक्स है एंड इंडियन कंपनी के ऊपर 30% का टैक्स है। हालांकि टैक्स के रेट आगे लिखे हुए हैं, उसकी टेंशन ना लो कि टैक्स के रेट नहीं लिखे हुए, वो लिखे हुए हैं आगे। बस एक बार मैं आपको डेफिनेशन बता दूं, फॉरेन कंपनी का मतलब है जो डोमेस्टिक कंपनी नहीं है, सिंपल है। फॉरेन कंपनी का मतलब नॉट अ डोमेस्टिक कंपनी, वो फॉरेन कंपनी है। सो अब डोमेस्टिक कंपनी क्या है, अब ये ना बोलना नॉट अ फॉरेन कंपनी। डोमेस्टिक कंपनी की डेफिनेशन आपको जाननी पड़ेगी, अदरवाइज फिर बात सही नहीं होगी। तो डोमेस्टिक कंपनी की क्या डेफिनेशन है? डोमेस्टिक कंपनी की डेफिनेशन है या तो वो इंडियन कंपनी हो या फिर उसने इंडिया के अंदर अरेंजमेंट कर रखे हो डिविडेंड डिक्लेयर करने के फ्रॉम द इनकम चार्जेबल टू टैक्स इन इंडिया, मतलब इंडिया में जो कमाता है आउट ऑफ इनकम इन इंडिया। अगर कोई कंपनी बाहर की है और उसने इंडिया में सब्सिडरी बना दी, गूगल है, मान लो गूगल ने इंडिया में सब्सिडरी बना दी, गूगल इंडिया, तो जो गूगल इंडिया है वो इंडिया से जो कमाएगी उसका डिविडेंड बांटेगी यहां पर। तो अगर मान लीजिए कोई कंपनी बाहर की है बट वो इंडिया में सब्सिडरी बना देती है, तो उस सब्सिडरी को फिर अपन इंडियन कंपनी ही बोलेंगे,
क्योंकि वो सब्सिडरी क्या करेगी, उसके शेयर्स होंगे और वो इंडिया में डिविडेंड बांट सकती है। तो इसीलिए अगर इंडिया में उन्होंने एक ब्रांच बनाई है, एक सब्सिडरी बनाई है, तो उस सब्सिडरी को फिर अपन इंडियन कंपनी ही बोलेंगे। तो गूगल ने भी ऐसा किया हुआ है। गूगल एलएलसी एक लिस्टेड कंपनी है अमेरिका के अंदर, बट उन्होंने अपना इंडिया में एक सब्सिडरी बना रखी है, गूगल इंडिया। तो जो इंडियन सब्सिडरी है वो जो कमाएगी वो इंडिया में डिविडेंड के रूप में बांट सकती है। इसीलिए जो गूगल इंडिया होगी उसके ऊपर डोमेस्टिक कंपनी वाला ही टैक्स लगेगा। हाँ, अगर वो इंडिया में सब्सिडरी ना बनाते, जैसे एप्पल है, मुझे नहीं पता उन्होंने सब्सिडरी बनाई या नहीं बनाई, तो अगर मान लो एप्पल ने इंडिया में कोई सब्सिडरी नहीं बना रखी और वो डायरेक्टली अपनी जो फॉरेन की कंपनी है उसके थ्रू ही इंडिया में प्रोडक्ट सेल करते हैं, तो जो भी कमाएंगे उसके ऊपर फिर टैक्स लगेगा 35%, क्योंकि इंडिया में उन्होंने कोई इस तरह से अपना फॉर्म नहीं कर रखा कि भाई वो इंडिया में डिविडेंड बांट सके। तो अगर आप फॉरेन कंपनी हो और आप इंडिया में ऐसे अरेंजमेंट करते हो कि इंडिया में आप डिविडेंड बांट सको, तो उस केस में आपको डोमेस्टिक कंपनी माना जाएगा और 30% वाला टैक्स लगेगा। लेकिन अगर आप फॉरेन कंपनी हो और इंडिया में कोई अरेंजमेंट नहीं कर रखा, देन आपको फॉरेन कंपनी ही माना जाएगा और आपके ऊपर 35% वाला टैक्स लगेगा। इसके अलावा इंडियन कंपनी और कौन सी होती है? इंडियन कंपनी और ये वाली जो कंपनी है ये एक ही बात है, इनको डोमेस्टिक कंपनी बोलते हैं और इनके ऊपर 30% टैक्स लगता है। तो इंडियन कंपनी और कौन सी होती है? इंडियन कंपनी जैसे कि वही बात है जो अपने कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड हो। अभी आपका 2013 वाला कंपनीज एक्ट आ गया है, उससे पहले 1956 वाला कंपनीज एक्ट था। तो 1956 वाला जो कंपनीज एक्ट था या तो उसमें रजिस्टर्ड हो या 2013 वाले कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड हो। जैसे पारस जो है वो रजिस्टर्ड हुई थी 2011 में एज अ कंपनी, पहले पार्टनरशिप फर्म थी। तो पारस जो रजिस्टर्ड है वो 1956 वाले कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड है, तो भी पारस को कंपनी माना जाएगा और इंडियन कंपनी माना जाएगा। पारस के ऊपर जो टैक्स लगेगा वो 30% वाला टैक्स लगेगा। इसके अलावा उसका ऑफिस जो है वो इंडिया में होना चाहिए, उसका जो मेन ऑफिस है, प्रिंसिपल ऑफिस इंडिया में होना चाहिए। जैसे एक कंपनी थी फ्लिपकार्ट, फ्लिपकार्ट का जो प्रिंसिपल ऑफिस था वो सिंगापुर में था। पहले उनका जो रजिस्टर्ड ऑफिस था वो सिंगापुर में था, तो अगर सिंगापुर में ऑफिस था तो उनको फिर इंडियन कंपनी नहीं माना जाएगा। अब उन्होंने शायद शिफ्ट कर लिया है इंडिया के अंदर, आपका प्रिंसिपल ऑफिस इंडिया में होना चाहिए, दोनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, तभी आपको इंडियन कंपनी माना जाएगा। इसके अलावा हो सकता है कि भाई आप जो है वो कोई ऐसी कॉर्पोरेशन हो, किसी एक्ट में बने हो, जैसे कि कोई स्टेट एक्ट या सेंट्रल गवर्नमेंट के कोई एक्ट में बने हो। जैसे मैं आपको बता रहा था कि एक LIC बनी थी एक्ट के अंदर, ऐसे कुछ और एग्जांपल लिख रखे हैं। जैसे कि हरियाणा रोडवेज, स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन, किसी भी स्टेट की जो रोडवेज होती हैं, जैसे कि भाई चंडीगढ़ रोडवेज या हरियाणा रोडवेज, तो वो किसी एक्ट में बनी हुई कॉर्पोरेशंस हैं, तो उनको भी हम कंपनी की तरह मानेंगे। या फिर अगर हम बात करें CBDT ने जिसको कंपनी डिक्लेयर कर रखा हो, उसका एग्जांपल तो मैं दे चुका, CBDT ने जिसको कंपनी डिक्लेयर कर रखा हो उसको हम उसको भी कंपनी मानेंगे, इंडियन कंपनी मानेंगे। या फिर कोई ऐसी कंपनी जो पुराने कानून में बनी है, कोई जम्मू कश्मीर का पुराना कानून था, या दादर नगर हवेली का पुराना कानून था, दमन दीव का पुराना कानून था, पौंडीचेरी का पुराना कानून था, या गोवा का पुराना कानून था। आप बोलोगे पुराना कानून का क्या मतलब? भाई ये स्टेट्स इंडिया का पार्ट ना बाद में बने हैं। 1947 के अंदर जब इंडिया आजाद हुआ तब ये पार्ट नहीं थे। कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जो इंडिया में बाद में जोड़े गए हैं, तो उनके अंदर जो है उस टाइम क्या था, अलग कानून लगते थे। वो लोग इंडिया को अपना हिस्सा नहीं मानते थे, तो उनमें अलग कंपनीज एक्ट के कानून लगते थे। तो अगर कोई ऐसे स्टेट हैं जहां पर अलग कानून लगते थे, तो उनके स्टेट के हिसाब से जो कंपनी है उनको भी हम इनकम टैक्स में कंपनी मानेंगे। आज तो ये सारे एक हो गए हैं, आज तो सबके ऊपर कंपनीज एक्ट 2013 लगता है, बट पुराने जमाने में कंपनीज एक्ट जो था 1956 वाला वो हर स्टेट पे नहीं लगता था। कुछ स्टेट ऐसे हैं जो बाद में इंडिया में ऐड किए गए हैं। तो अगर कोई कंपनी है जो पुराने स्टेट्स में बन चुकी है, पुराने टाइम में बन चुकी है, तो उसको भी हम आज के टाइम पे कंपनी मानेंगे और उसको इंडियन कंपनी माना जाएगा और उसके ऊपर जो है 30% वाला टैक्स लगेगा। तो ये बेटा आपका था इंडियन कंपनी। अब एग्जाम में कैसे आएगा? प्रैक्टिकल क्वेश्चन में तो ये भाई 30% वाला रेट याद करना पड़ेगा आपको, वो वाली बात है। बाकी थ्योरी का क्वेश्चन वो MCQ या एक शॉर्ट नोट लिखना 2 नंबर 4 नंबर उस तरीके से पूछ सकता है। तो आपको ये याद रखना पड़ेगा मोटा मोटी चीजें। देखिए क्या है कि आज की हम जो शुरू की 2 क्लास कर रहे हैं या अपना शुरू की जो 2.5 क्लास होगी वो सारी थ्योरेटिकल होगी, और जिसकी वेटेज एग्जाम में मैं ये भी कह सकता हूं कि आपका 0 नंबर का आए।
लेकिन आपका जो बेस है वो तो बन ही रहा है, आप सीख रहे हो कि कंपनी क्या होती है, ये सब क्या होता है। तो ताकि जब हम इसका टैक्स निकालेंगे तो आपको बेसिक पता होगा कि व्हाट इज एचयूएफ, व्हाट इज कंपनी। तो कहीं ना कहीं आपका बेस स्ट्रॉन्ग करने के लिए हेल्प कर रहे हैं। जरूरी नहीं है कि उसमें से पेपर में आएगा, हाँ आने को आ भी सकता है, क्योंकि लास्ट एग्जाम के अंदर भी एक लास्ट एग्जाम में भी एक अगला टॉपिक आएगा एग्रीकल्चर इनकम। उसमें से 6 मार्क्स का एमसीक्यू आया, तो एग्रीकल्चर इनकम टॉपिक आएगा, वो भी थियोरेटिकल टॉपिक है। तो आपको मिलेगा पेज नंबर, ये रहा पेज नंबर मिलेगा 15 पे, ये एग्रीकल्चर इनकम, ये भी थियोरेटिकल टॉपिक है। कोई नहीं सोचता था कि ये टॉपिक पेपर में आएगा, बट मैं तो उसी शिद्दत से पढ़ाता था जैसे कि भाई चाहे पेपर में आए ना आए, क्योंकि मेरे सिलेबस का पार्ट है, स्टडी मटेरियल में दे रखा है, तो मैं उसको करवाऊंगा। तो जैसे ही अभी मैं आपको कंपनी की थ्योरी करवा रहा हूं, वो भी हो सकता है किसी एक एग्जाम में आ जाए, और फिर लोग कहेंगे कि भाई ये तो आउट ऑफ सिलेबस आ गया। आउट ऑफ सिलेबस नहीं था वो क्वेश्चन सिलेबस में था, वो मैंने डाल भी रखा है आपकी बुक में, एग्जाम का क्वेश्चन 6 नंबर का एमसीक्यू, वो सिलेबस का था। बट बच्चे कहते हैं बहुत डिफिकल्ट है, बहुत डिफिकल्ट है। भाई मैंने पहले भी कराया था, आज भी कराता हूं, बट द पॉइंट इज तुम अपने आप ही सोच लेते हो कि चैप्टर नंबर 1 इज नॉट इंपॉर्टेंट और आप छोड़ देते हो। तो आपको वो सोच ठीक करनी पड़ेगी कि हमारे सिलेबस के 15 चैप्टर हैं और आपको 15 के 15 चैप्टर उसी शिद्दत से करने हैं जितने प्रैक्टिकल करते हो। जब आपकी ये सोच होगी तो डेफिनेटली आप अच्छे मार्क्स स्कोर करोगे। लेकिन अगर आपकी ये सोच होगी कि मैं सिलेक्टिव हो जाता हूं, कि किसी ने बोला हुआ है कि कैप्लिगन ज्यादा आता है मैं उसको कर लेता हूं, किसी ने बोला हुआ है सैलरी ज्यादा आता है उसको कर लेता हूं, किसी ने बोला हुआ पीजीपी ज्यादा आता है उसको कर लेता हूं, अगर इस तरह की सोच बनाओगे तो कभी पेपर अनएक्सपेक्टेड भी आ सकता है। और जो पेपर अनएक्सपेक्टेड आएगा फिर आप आउट हो जाओगे। बुमराह का यॉर्कर आएगा फिर आउट हो जाओगे, हर बार वो बॉल सीधी थोड़ी ना फेंकता है, कभी यॉर्कर मारेगा फिर आउट हो जाओगे। तो आपको हमेशा प्रिपेयर रहना पड़ेगा यॉर्कर के लिए, कभी भी आ सकता है। तो कभी भी पेपर अनएक्सपेक्टेड आ सकता है, और जब अनएक्सपेक्टेड आएगा फिर आप आउट हो जाओगे। तो इसीलिए आपको क्या करना पड़ेगा, हर चैप्टर को इंपॉर्टेंट मानना पड़ेगा और सारों को ही ढंग से पढ़ना पड़ेगा। हम कुछ नहीं कह सकते, प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि भाई एग्रीकल्चर इनकम नहीं आएगा या जो मैं अभी पढ़ा रहा हूं वो नहीं आएगा, वो भी आ सकता है। इसीलिए मैं आपको सारे टॉपिक ही बराबर से करा रहा हूं, ऐसा कुछ भी नहीं है कि भाई मैं बोलूं कि ये अनइंपॉर्टेंट है इसको छोड़ दो। तो भाई ये हो गया आपका। अब अगला हमारा टॉपिक है, जितनी भी कंपनीज हैं उन कंपनीज के 2 पार्ट होते हैं बेटा, एक है क्लोजली हेल्ड कंपनी, एक है वाइडली हेल्ड कंपनी। हमारे इनकम टैक्स में नाम होता है इसका कि क्लोजली हेल्ड, वाइडली हेल्ड। वैसे आप इसको नॉर्मल लैंग्वेज में बोलते हो प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी। वाइडली हेल्ड का मतलब होता है पब्लिक कंपनी, और प्राइवेट कंपनी हो गया क्लोजली हेल्ड कंपनी। बट इनकम टैक्स में हम पब्लिक या प्राइवेट नहीं बोलते, हम इसको क्या बोलते हैं, क्लोजली हेल्ड कंपनी एंड वाइडली हेल्ड कंपनी। सो टेल मी पारस, क्या है, क्लोजली हेल्ड है या वाइडली हेल्ड? क्लोजली हेल्ड। मतलब जब इसके शेयर्स कुछ गिने चुने लोगों के पास होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, क्लोजली हेल्ड। और जब शेयर्स जो है वो हर बंदे के पास हो, काफी ज्यादा बंदों के पास हो, उसको हम क्या बोलते हैं, वाइडली हेल्ड, यानी कि आपका पब्लिक कंपनी। तो देखो यही लिख रखा है मैंने कि भाई जो कंपनीज होती हैं उसमें क्लोजली हेल्ड होती है, वाइडली हेल्ड होती है। क्लोजली हेल्ड को बोलते हैं जब इसमें पब्लिक नॉट इंटरेस्टेड। पब्लिक नॉट इंटरेस्टेड इसका मतलब कौन सी कंपनी हो गई, प्राइवेट। और वाइडली हेल्ड हो गई जिसके अंदर पब्लिक क्या है, इंटरेस्टेड, इसका मतलब ये कौन सी कंपनी हो गई, पब्लिक कंपनी। ठीक है। अब एक थ्योरी का क्वेश्चन आ सकता है, अच्छा ये क्यों डिफरेंस कर रहे हैं पब्लिक और प्राइवेट? क्योंकि काफी जगह आप पढ़ोगे, जैसे आप डिविडेंड के चैप्टर में पढ़ोगे कि पब्लिक कंपनी का नियम थोड़ा अलग है, प्राइवेट का नियम थोड़ा अलग है। तो इसीलिए ये आपको जानना जरूरी है कि व्हाट इज पब्लिक कंपनी एंड व्हाट इज प्राइवेट कंपनी। सो अब देखते हैं पब्लिक कंपनी के क्या क्या टाइप हैं। ये थ्योरी का क्वेश्चन आ सकता है, प्रैक्टिकल में कहीं यूज नहीं होगा कि व्हाट आर द टाइप ऑफ पब्लिक कंपनी। तो पब्लिक कंपनी के क्या क्या टाइप्स हैं, यानी कि वाइडली हेल्ड कंपनी के क्या क्या टाइप्स हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहला टाइप है कि भाई जहां पर गवर्नमेंट की ओनरशिप हो 40%, ऐसी कंपनी जिसमें गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या फिर आरबीआई 40% हिस्सा रखता है, तो उसको हम बोलते हैं अपना वो भी वाइडली हेल्ड कंपनी का पार्ट है। तो 5 कंपनीज हैं जो वाइडली हेल्ड कंपनी का पार्ट है, 1 2 3 4 5 6 कंपनीज हैं जो वाइडली हेल्ड कंपनी का पार्ट है। नंबर 1 ऐसी कंपनी जिसके अंदर गवर्नमेंट की कितनी ओनरशिप है, 40%। गवर्नमेंट की, आरबीआई की या सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट की 40% ओनरशिप है, उसको अभी हम कौन सी कंपनी बोलते हैं, वाइडली हेल्ड कंपनी। नंबर 2 ऐसी कंपनी जो सेक्शन 25 कंपनी है। क्या जानते हो सेक्शन 25 कंपनी कौन सी होती है?
सेक्शन 25 कंपनी, सेक्शन 25 कंपनी, सेक्शन 25 पुराने एक्ट का और अभी नए एक्ट का सेक्शन 8 कंपनी। सेक्शन 8 कंपनी क्या होती है? एनजीओ जो अपना डिविडेंड वगैरह डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते, प्रॉफिट वगैरह के लिए काम नहीं करते, तो डज नॉट डिस्ट्रीब्यूट डिविडेंड टू द मेंबर्स, उनको हम बोलते हैं सेक्शन 8 कंपनी। जो कि कुछ अपना चैरिटी वगैरह के लिए बनाई जाती हैं, उन कंपनीज को बोलते हैं। तो इनको, इन कंपनीज को भी हम क्या बोलेंगे? वाइडली हेल्ड कंपनी। सो दो कंपनीज होगी वाइडली हेल्ड। तीसरी कंपनी, ऐसी कंपनी जो कंपनी है नहीं बट सीबीडीटी ने डिक्लेयर किया है। अभी मैंने एग्जांपल दिया था ना एलआईसी, तो डिक्लेयर्ड बाय एलआईसी। ऐसी कंपनी जो है नहीं कंपनी बट उसको सीबीडीटी ने डिक्लेयर किया है, उसको भी हम क्या बोलेंगे? वाइडली हेल्ड कंपनी। जैसे एलआईसी था, एसबीआई था, दीज आर आल्सो वाइडली हेल्ड कंपनी। नेक्स्ट वन इज निधि कंपनी। निधि कंपनी बोलते हैं या म्यूचुअल बेनिफिट कंपनी बोलते हैं, निधि कंपनी बोलते हैं। सेक्शन लिख रखा है नए कंपनीज एक्ट का 406 सेक्शन है, उसमें जो बनाई जाती है। क्या निधि कंपनी के बारे में सुना आपने? हाँ, तो आपको पढ़ाया होगा लॉ में। निधि कंपनी वो भी जो है एक अपना मेंबर्स के बेनिफिट के लिए बनाई जाती है। दिस इज ऑल्सो वाइडली हेल्ड कंपनी। नेक्स्ट इज कोऑपरेटिव सोसाइटी द्वारा ओन्ड कंपनी। ऐसी कंपनी जिसके 50% शेयर कोऑपरेटिव सोसाइटी के पास है। ऐसी कंपनी जिसके 50% शेयर्स, वोटिंग पावर 50% जो है वो कोऑपरेटिव सोसाइटी के पास है। मैंने इसका एक एग्जांपल ढूंढ के निकाला आप लोगों के लिए, इफको। इफको जो है फार्मर्स के बेनिफिट के लिए बनाई गई है। एक ऐसी कंपनी है इफको जो फार्मर्स को यूरिया वगैरह प्रोवाइड कराती है। और वो बनी कैसे है? वो बनी है, फार्मर की कोऑपरेटिव सोसाइटी है, उन्होंने इसको ओन कर रखा है, इस कंपनी को। तो ऐसी कंपनी जिसको कोऑपरेटिव सोसाइटी ओन करती है, उसको भी अपन वाइडली हेल्ड कंपनी बोलते हैं। एंड द लास्ट वन इज पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी को भी अपन वाइडली हेल्ड कंपनी बोलते हैं। अब पब्लिक कंपनी की क्या डेफिनेशन होती है, आइए अपन देख लेते हैं। तो ये बोलता है पब्लिक कंपनी का मतलब ऐसी कंपनी जो प्राइवेट नहीं है बट साथ में उसको ये फॉलोइंग कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ेगी। एनी ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ेगी। मतलब पब्लिक कंपनी को वो बोलते हैं जो प्राइवेट नहीं है। पहली बात तो प्राइवेट नहीं है का मतलब शेयर सबके पास है, कई लोगों के पास शेयर्स हैं, और साथ में ये नीचे वाली जो कंडीशंस है वो फुलफिल करनी पड़ेगी। नीचे वाली उन कंडीशन क्या है कि कम से कम 50% शेयर उसके, कम से कम 50% उसके शेयर्स गवर्नमेंट के पास हैं या फिर गवर्नमेंट की कोई कॉरपोरेशन के पास है। गवर्नमेंट की कॉरपोरेशन मतलब जैसे कि सेबी एक हो गया, या कोई गवर्नमेंट की इस तरह की बॉडी के पास है, या फिर अपना एक ऐसी कंपनी के पास है विच इज पब्लिक सब्सटेंशियली इंटरेस्टेड। मतलब एक पब्लिक कंपनी के पास है, यानी कि एक ऐसी कंपनी जिसके 50% शेयर एक पब्लिक कंपनी के पास है। मतलब ये कि जैसे मान लो रिलायंस है, रिलायंस एक पब्लिक कंपनी है और उसकी सब्सिडरी है जियो। जियो के 50% से ज्यादा शेयर किसके पास है? रिलायंस। तो रिलायंस एक पब्लिक कंपनी है तो उससे ऑटोमेटिकली जियो भी क्या बन जाएगी? एक पब्लिक कंपनी। तो मतलब अगर कोई ऐसी कंपनी जिसके 50% शेयर एक पब्लिक कंपनी के पास हो तो जो सब्सिडरी है वो भी क्या बन जाएगी? एक पब्लिक कंपनी बन जाएगी। जियो के 50% शेयर रिलायंस के पास है, रिलायंस पब्लिक कंपनी है, तो जियो भी क्या बन जाएगी? एक पब्लिक कंपनी। या फिर लिख रखा है होली ओन्ड सब्सिडरी ऑफ अबोव मेंशन्ड कंपनी। मतलब ये होली ओन्ड सब्सिडरी ऑफ सी वाली कंपनी। यानी कि मतलब क्या बन गया? ये बन गया भाई कि मान लो टाटा सन्स, ठीक है, टाटा सन्स मान लो एक पब्लिक कंपनी, टाटा सन्स एक पब्लिक कंपनी, उसके अंदर एक कंपनी आती है टाटा कंज्यूमर, ये भी एक पब्लिक कंपनी, और उसके नीचे आती है एक कंपनी मान लो स्टारबक्स का जॉइंट वेंचर है टाटा के साथ, स्टारबक्स। तो स्टारबक्स का जॉइंट वेंचर है टाटा के पास। मान लो स्टारबक्स के 100% शेयर हैं टाटा कंज्यूमर के पास जो एक पब्लिक कंपनी है, और उसके भी 50% शेयर्स हैं टाटा सन्स के पास, वो भी पब्लिक कंपनी है। तो मतलब क्योंकि टाटा सन्स एक पब्लिक कंपनी है और टाटा कंज्यूमर के 50% शेयर हैं उसके पास, तो ये भी पब्लिक बन गई। और इसके पास स्टारबक्स के 100% शेयर हैं
तो ये भी पब्लिक बन जाएगी। तो ये कहना चाहता है कि अगर कोई पब्लिक कंपनी है, दोबारा आराम से सुनो, अगर कोई पब्लिक कंपनी है, उस पब्लिक कंपनी के पास किसी कंपनी के 50% शेयर हैं, तो वो कंपनी भी क्या बन जाएगी? पब्लिक। और जो कंपनी है वो पब्लिक बनी है, उसके पास अगर किसी कंपनी के 100% शेयर्स है, वो फिर नीचे वाली कंपनी भी क्या बन जाएगी? पब्लिक। तो मतलब ऊपर वाली कंपनी जो है वो होल्डिंग कंपनी पब्लिक है, उसके 50% शेयर्स, उसके 50% शेयर्स अगर एक किसी कंपनी के पास हैं, तो वो भी पब्लिक बन जाएगी। और उसके पास अगर 100% शेयर है किसी कंपनी के, तो वो भी पब्लिक बन जाएगी। तो इसका जो है क्या कहते हैं, अपना ये देख सकते हो एग्जांपल सेम, कि भाई स्टारबक्स के 100% शेयर तो इसके पास है और इसके 50% शेयर इसके पास है। अब क्योंकि टाटा सन्स पब्लिक है, तो फिर टाटा कंज्यूमर भी पब्लिक बन जाएगी, और क्योंकि टाटा कंज्यूमर पब्लिक बन गई, तो फिर स्टारबक्स भी क्या बन जाएगी? पब्लिक बन जाएगी। तो ये बेटा आपका हो गया पब्लिक कंपनी की डेफिनेशन। और जो पब्लिक कंपनी होती है उसको हम बुलाते हैं वाइडली हेल्ड कंपनी। और वाइडली हेल्ड कंपनी यानी कि एक तरह से जिसके जो शेयर्स हैं वो सब सारी जनता के पास होते हैं। तो उसमें 6 तरह की कंपनीज आती थी। सबसे पहले आती थी कौन सी कंपनी? सबसे पहले आती थी जो कि 40% शेयर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या आरबीआई के पास हो। दूसरा कौन सा? सेक्शन 8 वाली। तीसरा कौन सा? निधि कंपनी। चौथा कौन सा? जो कोई जो सीबीडीटी ने डिक्लेयर करी हो। पांचवा कौन सा? कोऑपरेटिव सोसाइटीज ने जिसने ओन कर रखा हो 50%। और लास्ट था कि पब्लिक लिमिटेड कंपनी। बट उसमें क्या आता था? ऐसी कंपनी जिसके 50% शेयर या तो गवर्नमेंट के पास हो, या गवर्नमेंट के किसी कॉर्पोरेशन के पास हो, या फिर ऐसी कंपनी के पास हो जो ऑलरेडी पब्लिक कंपनी है, या फिर जो अभी सी पॉइंट में हमने कंपनी पढ़ी उसके 100% शेयर जो है वो एक और कंपनी के पास हो। तो इस तरीके से भी वो पब्लिक कंपनी बन जाएगी। अब अपन बात करते हैं बेटा अगले पॉइंट पे, जो कि है फर्म। फर्म क्या होता है? ये इसमें बहुत ही आसान है, तो इसमें कुछ ज्यादा है नहीं। जो भी आपने पार्टनरशिप एक्ट पढ़ा हुआ है 1932, उसके अंदर जो फर्म होती है उसको हम फर्म बोलते हैं। साथ में जो एलएलपी होता है, एलएलपी को भी हम फर्म बोलते हैं। मतलब इनकम टैक्स एक्ट के अंदर पार्टनरशिप फर्म और एलएलपी को सेम ट्रीट किया जाता है। वैसे आप पढ़ते होगे कि एलएलपी अलग होता है, आप पढ़ते होगे कि एलएलपी की सेपरेट वो होती है लीगल एंटिटी। बट हमारे इनकम टैक्स में एलएलपी और पार्टनरशिप फर्म दोनों को क्या माना जाता है? सेम माना जाता है। इसके अलावा तो इनकम टैक्स पर्पस के लिए, फॉर इनकम टैक्स पर्पस, माइनर एडमिटेड टू द बेनिफिट ऑफ पार्टनरशिप फर्म वुड आल्सो बी ट्रीटेड एज पार्टनर। और माइनर को भी हम पार्टनर बना सकते हैं फर्म के अंदर, लेकिन सिर्फ बेनिफिट्स के लिए। माइनर को लॉस नहीं होने चाहिए, सिर्फ बेनिफिट्स के लिए हम उसको पार्टनर बना सकते हैं। तो अपना फर्म के अंदर कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। फर्म का मतलब एलएलपी भी है और पार्टनरशिप फर्म भी है, दोनों पे सेम टैक्स का रेट लगेगा। फर्म के ऊपर टैक्स का क्या रेट लगता है? 30% लगता है, अभी बताऊंगा मैं आपको। तो दोनों पे सेम टैक्स का रेट लगेगा, एलएलपी के ऊपर भी और पार्टनरशिप फर्म के लिए भी। हमारे इनकम टैक्स के पर्पस के लिए एलएलपी इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम पार्टनरशिप फर्म, दोनों एक ही बात है। कंपनी अलग है, पार्टनरशिप फर्म और एलएलपी जो है सेम है। नेक्स्ट एक वर्ड आता है बेटा एओपी, और एक वर्ड आता है बीओआई, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। एसोसिएशन ऑफ पर्सन क्या रहता है? मतलब अगर 2 या 2 से ज्यादा कुछ लोग मिलकर एक ग्रुप बना लेते हैं, उसको हम बोलते हैं एसोसिएशन ऑफ पर्सन। अगला वर्ड आता है बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, वो भी सेम बात है। 2 या 2 से ज्यादा इंडिविजुअल्स मिलकर अगर हम ग्रुप बना लें तो उसको हम बोलते हैं बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। अब आप बोलोगे व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन बॉडी ऑफ इंडिविजुअल एंड एसोसिएशन ऑफ पर्सन? बीओआई और एओपी में क्या फर्क है? एओपी का वर्ड लिखा हुआ है एसोसिएशन ऑफ पर्सन, और वहां लिख रखा है बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। मतलब उसमें तो सिर्फ क्या आ सकते हैं? इंडिविजुअल। और इसमें क्या आ सकते हैं? इंडिविजुअल के साथ साथ कुछ और लोग भी आ सकते हैं, क्योंकि यहां वर्ड क्या लिखा हुआ है? पर्सन। मतलब इंडिविजुअल भी इसका पार्ट बन सकते हैं, कंपनी भी बन सकती है, पार्टनरशिप फर्म भी बन सकती है। तो मैंने इसका एग्जांपल दिया है कि मान लीजिए एक बंदा है यश, और एक पार्टनरशिप फर्म है और एक कंपनी है। इन तीनों ने मिलकर एक ग्रुप बना लिया, तो इसको हम क्या बोलेंगे? बीओआई या एओपी? इसको तो हम बोलेंगे बेटा एओपी, क्योंकि भाई ये तीन क्या है? एक तो इंडिविजुअल है, एक फर्म है और एक
कंपनी है, इन तीनों ने मिलकर ग्रुप बनाया तो इसको क्या बोलेंगे? एओपी। बीओआई किसको बोलेंगे? जब सारे के सारे मेंबर क्या हो? इंडिविजुअल। जैसे कि क्लब्स होते हैं, जिम खाना क्लब है, सारे इंडिविजुअल मेंबर्स हैं, तो वो अपना बीओआई बोलते हैं। तो अगर सारे के सारे मेंबर्स क्लब अपना जो है इंडिविजुअल होते हैं तो उसको क्या बोलते हैं अपन? बीओआई। और अगर इंडिविजुअल के साथ कोई और भी चीज जुड़ जाती है, कोई अपना कंपनी है, कोई पार्टनरशिप फर्म है, तो उसको क्या बोलते हैं अपन? एओपी, एसोसिएशन ऑफ पर्सन। अब मैं आपको एक और बात बताता हूं कि व्हाई इट इज डिफरेंट फ्रॉम पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप फर्म भी तो वही होती है। पार्टनरशिप फर्म और इसमें क्या डिफरेंस है? दो डिफरेंस है। नंबर वन, पार्टनरशिप फर्म में हमारा मोटिव क्या रहता है? प्रॉफिट मोटिव। पहले तो ये बात समझो। लेकिन जो हमारी ये एओपी या बीओआई है, ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ प्रॉफिट के लिए बनाए जाए, ये नॉर्मल आपके ट्रस्ट वगैरह के काम करने के लिए भी बनाए जा सकते हैं। एक ट्रस्ट जो होती है वो भी इसी में ट्रीट की जाती है, एओपी या बीओआई के अंदर। तो कहने का मतलब, मान लो आपने मंदिर गुरुद्वारा के लिए ट्रस्ट बनाई है, तो वो भी एक बीओआई या एओपी के अंदर ट्रीट की जाती है, क्योंकि उसका प्रॉफिट मोटिव नहीं होता, वो एक पार्टनरशिप फर्म नहीं है। दूसरी बात, इनकम टैक्स में पार्टनरशिप फर्म बननी है तो उसकी एक डीड होनी चाहिए, वो एक रजिस्टर्ड होनी चाहिए, मतलब एक डीड होनी चाहिए, रिटर्न डीड होनी चाहिए। वैसे आप पार्टनरशिप एक्ट में पढ़ते हो कि डीड ना भी हो तो भी चलेगा, लेकिन हमारा इनकम टैक्स एक्ट बोलता है कि डीड होनी जरूरी है। अगर डीड नहीं होगी तो हम उसको पार्टनरशिप फर्म नहीं मानते, उसको फिर हम एओपी या बीओआई मानते हैं। तो अगर आपको प्रॉपर फॉर्म बनानी है, पार्टनरशिप फॉर्म बनानी है, तो आपको उसको डीड बनाकर रजिस्टर कराना पड़ेगा, उसका अलग से पैन नंबर लेना पड़ेगा, एक अलग से फॉर्म का पैन नंबर आता है, और फॉर्म का पैन नंबर तभी मिलता है जब क्या होगी? डीड। अगर डीड नहीं है तो फॉर्म का पैन नंबर नहीं मिलता। तो अगर डीड नहीं है और आप ऐसे ही ओरली बात करके काम कर रहे हो, तो उसको फिर आपको क्या ट्रीट करना पड़ेगा? एओपी या बीओआई ट्रीट करना पड़ेगा। और एओपी और बीओआई में डिफरेंस क्या होगा वो आपको मैंने बता ही दिया। बीओआई अगर 4-5 इंडिविजुअल हैं तो बीओआई बनेगा, और साथ में कंपनी भी है तो क्या बनेगा? एओपी बनेगा। तो ये तीन आपको डिफरेंस हो गए, पार्टनरशिप फर्म, एओपी और बीओआई। अगर आपने फर्म को रजिस्टर्ड करा रखा है तो क्या बन जाएगा? पार्टनरशिप फर्म। अगर आपने रजिस्टर नहीं करा रखा तो या बनेगा एओपी या बनेगा बीओआई। बीओआई तब बनेगा जब क्या कहते हैं, सारे क्या होंगे? इंडिविजुअल। और एओपी तब बनेगा जब साथ में कोई और पर्सन भी होगा, कोई कंपनी होगी या कुछ और होगा, तो उसको हम बोलेंगे एओपी। ये बात है बेटा। इसके बाद अगली बात आती है, बीओआई मैंने आपको बता दिया, और अगली बात आती है बेटा, वो है अपना डिफरेंस लिख रखा है, वो मैंने आपको डिफरेंस बता दिया, आप अपने आप पढ़ लेना। लास्ट वर्ड लिख रखा है लोकल अथॉरिटी। लोकल अथॉरिटी होता है बेटा नगर पालिका, नगर निगम। आप सेंट्रल गवर्नमेंट जानते हो, स्टेट गवर्नमेंट जानते हो, और तीसरी गवर्नमेंट होती है लोकल अथॉरिटी। मतलब हमारे 3 तरह के इलेक्शन होते हैं। एक तो मोदी को वोट देते हो आप, वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट का पार्ट है। एक फिर आप वोट देते हो हरियाणा सरकार को, जैसे हरियाणा सरकार के जो मुख्यमंत्री हैं उनके वोट होते हैं, तो वो अपना स्टेट गवर्नमेंट का पार्ट है। तीसरी जो हमारी गवर्नमेंट होती है, आप अपने शहर में मेयर चुनते हो, या पहले एमसी चुनते हो, एमसीज को वोट देते हो या मेयर को वोट देते हो, तो वो नगर निगम चलाते हैं। हिसार में नगर निगम है, छोटे शहरों में नगर पालिका होती है, गांवों के अंदर ग्राम पंचायत होती है, वहां सरपंच के वोट होते हैं। तो गांवों में ग्राम पंचायत, उससे थोड़े बड़े शहर होते हैं उनमें नगर पालिका, जैसे बरवाला में नगर पालिका है। उससे बड़े शहर जैसे हिसार, यहां नगर निगम है। और इससे बड़े शहर दिल्ली, वहां म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होती है। तो ये जो है क्या कहते हैं हमारा, इनको हम बोलते हैं लोकल गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट के कुछ काम डिवाइडेड होते हैं, जैसे डिफेंस की, अपना देश की रक्षा करना, नेशनल हाईवे बनाना। स्टेट गवर्नमेंट्स के भी कोई काम डिवाइडेड होते हैं, और ऐसे ही हमारे जो क्या कहते हैं लोकल अथॉरिटी के भी कुछ काम डिवाइडेड होते हैं, जैसे कि आपके मोहल्ले की सड़कें बनाना, वो सारा लोकल अथॉरिटी का काम है। स्ट्रीट लाइट, आपके घर तक पानी पहुंचाना, वो लोकल अथॉरिटी का काम है। तो हर एक का जो है काम डिवाइडेड है। 3 तरह की गवर्नमेंट्स होती हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी। तो मैं लोकल अथॉरिटी की बात कर रहा हूं, जिसके अंदर जैसे मैंने लिखा हुआ है यहां पर क्या क्या आता है, म्युनिसिपल कमिटीज वगैरह आती हैं, और इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, किसी जिले के अपना बोर्ड यानी कि नगर निगम वगैरह आ सकता है, ये सब आ सकते हैं। या बॉडी ऑफ पोर्ट कमिश्नर्स और अदर अथॉरिटी लीगली एंटाइटल्ड टू इंटरेस्टेड इन द गवर्नमेंट। हाँ, तो ये एक तरह से अलग अलग नाम है। बॉडी ऑफ पोर्ट कमिश्नर अब इंडिया में नहीं होता ये वाला पॉइंट, ये वाला इंडिया में नहीं चलता। तो इंडिया में तो बस म्युनिसिपल कमेटी, नगर निगम, ये सब चीजें होती हैं, तो इनको हम लोकल अथॉरिटी बोलते हैं। और इनकी टैक्सेशन कैसे होती है, तो इनके बारे में बस एक छोटा सा नोट लिख रखा है, ज्यादा बड़ा कोई क्वेश्चन नहीं आता।
जो बड़ा क्वेश्चन है वो हमारे सिलेबस में इंडिविजुअल का ही आता है मोस्टली। कंपनीज के क्वेश्चन भी नहीं आते हैं, पार्टनरशिप फर्म के भी नहीं आते हैं, एओपी बीओआई के भी नहीं आते हैं, एचयूएफ के भी नहीं आते हैं। मोस्टली क्वेश्चन आपको जो है आपके सिलेबस के कौन से मिलेंगे, इंडिविजुअल के मिलेंगे 99%। बाकी का 1% में ये आ सकता है पार्टनरशिप फर्म, एओपी बीओआई, हम उसकी भी प्रैक्टिस भी करेंगे, बट 90% 99% क्वेश्चंस आपके इंडिविजुअल के मिलेंगे। तो आपको फोकस सारा का सारा इंडिविजुअल पे करना है। लोकल अथॉरिटी की जहां तक मैं बात करूं तो यहां पर क्या लिखा रखा है कि लोकल अथॉरिटी के केस में जो उनकी इनकम होती है वो अपना टैक्सेबल होती है। तो लोकल अथॉरिटीज टैक्सेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ द इनकम अराइजेस फ्रॉम द बिजनेस। जो भी लोकल अथॉरिटी बिजनेस करती है, अगर वो कोई बिजनेस करती है तो उससे जो इनकम होगी वो टैक्सेबल होगी। अदरवाइज जो जनता की सेवा करती है उससे अगर कोई इनकम होती है तो उसको टैक्सेबल नहीं होती। जैसे हिसार की नगर पालिका कोई बिजनेस तो करती नहीं है, वो सिर्फ क्या करती है, आप लोगों की सेवा करती है, आपके घर के अंदर बिजली पानी पहुंचाती है। तो जो पानी का बिल आता है आप नगर पालिका में भर के आते हो, बिजली का बिल आता है वो भर के आते हो, बिजली का तो खैर अलग बोर्ड होता है, तो जो आपका पानी का बिल आता है वो भर के आते हो, जो आपका हाउस टैक्स आता है वो भर के आते हो। इस हाउस टैक्स की कमाई होती है इनको नगर पालिका को। तो जो हाउस टैक्स की कमाई है इसके ऊपर कोई इनकम टैक्स नहीं लगता, उनको कोई टैक्स नहीं देना पड़ता। देखो क्या लिखा रखा है, इनकम अराइजिंग फ्रॉम द सप्लाई ऑफ वाटर, इलेक्ट्रिसिटी even outside the local authorities jurisdiction area is exempt from tax। मतलब जो जनता की सेवा करके जो पैसा कमाते हैं वो एग्जम्प्ट होती है, उस पर कोई टैक्स नहीं लगता। तो जो भी जनता की सेवा करके, चाहे वो अपने एरिया की जनता हो चाहे बाहर की एरिया की जनता हो, जो जनता की सेवा करके पैसा कमाते हैं उस पर कोई टैक्स नहीं लगता। लेकिन अगर वो कोई बिजनेस करके पैसा कमाएंगे तो ही टैक्स लगेगा, कोई बिजनेस करके पैसा कमाएंगे तो ही टैक्स लगेगा, अदरवाइज उनके ऊपर टैक्स नहीं लगता। लास्ट बेटा बच गया एजेपी, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। इसका मतलब होता है कि भाई अभी तक अपने पढ़ा इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीओआई और पार्टनरशिप फर्म, कंपनी, लोकल अथॉरिटी, जो इन सब में कवर नहीं हुए उनको क्या बोलते हैं, एजेपी, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। यानी कि वो पर्सन नहीं है बट हमने उसको आर्टिफिशियल मान लिया। जैसे कि इसमें ट्रस्ट आ सकती हैं, कोई काउंसिल आ सकती हैं, कुछ आपने ग्रुप बना लिया वो आ सकते हैं, तो इनको हम एजीपी बोलते हैं। जैसे कि मंदिर है, मंदिर के अंदर आपने क्या किया, एक ट्रस्ट बना दी, वो आ सकता है। जैसे लिख रखा है ना डाइटीज, डाइटीज का मतलब देवी देवता, तो देवी देवताओं की ट्रस्ट होती है, राम रहीम की ट्रस्ट है, तो ऐसे ही जो है ट्रस्ट जो होती है ना ये सब इसी में आती है एजीपी के अंदर। या बार काउंसिल लिख रखा है, कोई यूनिवर्सिटी लिख रखा है, स्कूल है, यूनिवर्सिटी है, तो ये सब जो है एजीपी के अंदर आते हैं। तो एजीपी के अंदर जो आते हैं, अब ये मत समझना कि सर एजीपी में क्या डिफरेंस है, उनमें क्या डिफरेंस है। बेटा देखो क्या है, इन पांचों को सेम तरीके से टैक्स लगता है। कौन कौन पांच, इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीओआई और एजीपी। इन पांचों का टैक्स का रेट सेम है, जो आपको पढ़ाया था 0 से 2.5 लाख, 0, 2.5 से 5, 5%, 5 से 10, 20% और 10 से ऊपर 30%। इन पांचों का सेम टैक्स रेट है, चाहे आप एजीपी बनाओ, चाहे एओपी बनाओ, चाहे बीओआई बनाओ, चाहे क्या कहते हैं इंडिविजुअल एचयूएफ हो, सेम टैक्स का रेट लगता है। हाँ, कंपनी पे कितना लगता है 30%, पार्टनरशिप फर्म पे कितना लगता है 30%, एलएलपी पे कितना लगता है 30%, और इवन जो फॉरेन कंपनी उस पे कितना लगता है 35%। तो उनके रेट अलग हैं, बाकी इन पांचों के सेम ही रेट हैं, इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीओआई और एजेपी। बाकी की बातें करेंगे कल। तो आपको घर से पढ़ के आना है इस 11 पेज तक, तो बाकी की बातें कल करेंगे नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय।